तो वो वीडियो पे 5-6 हजार व्यूज हो गए थे, के। अब मुझे के ही नहीं पता, 5K व्यूज कुछ ऐसे हो गए थे। तो फिर जो अच्छा। जहाँ रह रहे उनके लैंडलॉर्ड के बेटे से मुझे लगा के मीन्स करोड़। मैंने कहा इतने करोड़, इतने लोगों ने देख ली ये वीडियो। फिर मैंने उससे पूछा, अच्छा। मैंने कहा के क्या होता है? तो उसने कहा कि काय की मास्टर नहीं हो तुम, तुम्हें के ही नहीं पता है? मतलब के मतलब 1000 होता है के। पूरा दिन घर के पास ही स्टेशन था, मैं पूरा दिन वहां बैठी रही ये सोच के कि कौन सी ट्रेन के नीचे मैं कट के मरूं। मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था। मेरठ का जो सिटी रेलवे स्टेशन है, मैं वहां बैठी रही, मैं पूरा दिन मैं रोती रही। जो पढ़ाया जा रहा है भाई उसके ऊपर ध्यान देना। मैम आपने आज ना साड़ी बहुत अच्छी पहनी है। मैम आज आप बहुत सुंदर दिख रहे हो। मैम आपने आज बाल बांध क्यों रखे हैं? हेलो एंड वेलकम दोस्तों टू 5 मिनट इंजीनियरिंग पॉडकास्ट एपिसोड नंबर 15। दोस्तों आज के जो हमारे गेस्ट है ना वो बड़े ही कमाल के हैं। एक बड़े ही कमाल के टीचर हैं, साथ ही साथ एक यूट्यूबर हैं। दोस्तों यूट्यूब पे एक नहीं दो दो यूट्यूब चैनल हैं इनके। और अगर उन यूट्यूब चैनल के भाई साहब अगर सब्सक्राइबर मिला लिए जाए ना तो इनका यूट्यूब पे जो सब्सक्राइबर बेस है वो 4 लाख पार कर चुका है भाई। और वो दिन भी दूर नहीं है जहां पे भैया 4 का 5, 5 का 6, 6 का 7 और 1 मिलियन के ऊपर भी हो जाएगा, बिकॉज इनका काम ही इतना कमाल का है कि बहुत लोगों के काम आ रहा है दोस्तों। तो विदाउट मच फर्दर डिले मैं स्वागत करना चाहूंगा पूनम मैम आपका इस पॉडकास्ट पर। थैंक यू सो मच श्रीधर, एंड इट्स रियली बीइंग एन अपॉर्चुनिटी फॉर मी ऑल्सो कि मैं आपके चैनल पे आपने इनवाइट किया है। और यहाँ पर इतना बेहतरीन सा आपने इंट्रो दे दिया ना, कमाल का, कि इंसान का दिल ऐसे ही मतलब खुश हो गया। बट डेफिनेटली टीचिंग को लेकर ना, जो हमारी टीचर्स की एक मानसिकता रही है कि जो जिस ढर्रे में चल रहा है वो उसी में चलता हुआ आ रहा था, जी उसको चेंज करने का मजा, और उसके बाद रिवर्ट में जो लोगों की प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हुई है ना, वाकई में उसने जिंदगी को औसम बना दिया है। ये मैं जरूर कहना चाहूंगी, जो आप जैसे लोग कहीं ना कहीं मुझे कांटेक्ट कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। डेफिनेट जी जी जी, थैंक यू आपके लिए कि आपने टाइम निकाला और यहाँ पे आई है। और मैं डेफिनेटली जानता हूँ कि आज जो भी सवाल मैं पूछने वाला हूँ एक तरीके से जो लाइफ लेसन्स हैं पूनम मैम के लाइफ के, बेसिकली वो हमें बहुत कुछ सिखाने वाले हैं और सीखने के लिए मैं पूरी तरीके से तैयार हूँ, रेडी हूँ। और होपफुली आप भी यहाँ पे रेडी रहेंगे। अगर नहीं हो तो हो जाइए, क्योंकि अभी सवालों की झड़ी जो है मैं पूनम मैम के सामने रखने वाला हूँ। पूनम मैम आई होप आप रेडी हैं और मैं शुरू करता हूँ। डेफिनेटली, देखिए अगर जहां टीचर का टैग लग जाता है ना, तो वहां सवालों की झड़ी के लिए तो वो हमेशा तैयार रहता है, क्योंकि जो स्टूडेंट्स होते हैं ना, वो आपसे किस लेवल पे कौन से सवाल पूछ ले। कुछ तो ऐसे बच्चे होते हैं जो क्लास में आते ही ये सोच के हैं कि हमें मैम को परेशान करना है, उनसे ऐसे सवाल पूछने हैं जिसका जवाब मतलब हमारे टीचर के पास ना हो। खाली मेरे लिए नहीं, जनरल ये स्टेटमेंट होती है। कुछ बच्चे क्लास में आप कैसे बैठे होते हैं, तो सवालों के लिए तो एक शिक्षक हमेशा तैयार रहता है, और यहाँ पे मैं भी हूँ। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। मतलब लाइक ये जो अंदाज है ना मैम का, ये मुझे पर्सनली बहुत ज्यादा पसंद है। एंड इसी वे में, इसी लाइक बेधड़क अंदाज में जो है सारे सवालों के जवाब आज मुझे मिलने वाले हैं। तो शुरुआती तौर पे, इंट्रोडक्शन तौर पे मैं आपसे पूछना चाहूंगा पूनम मैम की लाइक आप अपने बारे में कुछ बताइए। लाइक आप कहाँ से हैं, आपके एजुकेशन के बारे में, क्वालिफिकेशन के बारे में, ये सारी चीजें मैं जानना चाहता हूँ। डेफिनेटली डेफिनेटली जरूर शेयर करना चाहूंगी। देखिए जिस इंडिया में हम लोग रहते हैं ना, वो वहाँ की ज्यादातर आबादी जो है वो मैं मानती हूँ एक ग्रामीण परिवेश से और एक गरीब तबके से आती है। और अगर आज के मेरे मतलब लाइफस्टाइल को देखें तो कोई नहीं कहेगा कि मैं भी उसी पृष्ठभूमि से रही हूँ, जहां पर मैंने अपना जीवन जो है वो गांव में ही गुजारा है। शुरुआती जो मेरी कहते हैं प्राइमरी एजुकेशन जो है वो गांव में रही है। बहुत छोटे में ही मैंने अपनी माँ को खो दिया, तो उसके चलते कंडीशन फैमिली की ऐसी हो गई कि सब कुछ डिस्टर्ब, मतलब जीरो, वी वर जीरो। पापा आर्मी में थे, जॉब उन्होंने ऑलमोस्ट छोड़ दी थी, वो जाते ही नहीं थे क्योंकि मदर लॉस, और हम 3 बच्चे छोटे छोटे। तो वो सिचुएशन ऐसी थी कि हम लोग डेड पे थे, हमारा कोई स्कोप नहीं था, हम गांव में रहते थे। मतलब दादी के साथ भी थोड़ा ऐसा नहीं था कि वो बहुत अच्छे से हमारा, वो मतलब कुछ ऐसे इश्यूज रहे, मेडिकल इश्यूज, जिससे मेरी मदर की डेथ हुई। तो उसके बाद ऐसा मतलब एक चेंज आया लाइफ में कि मेरी मौसी जो है वो हमारी माँ बन गई। और वो माँ बन गई क्या, मतलब वही हमारी माँ है। ये मैं जरूर रिकमेंड करती हूँ कि एक फीमेल जो होती है ना, वो वाकई में मतलब घर की जिंदगी बना भी सकती है, और ये कहती हूँ देश की, दुनिया की भी जिंदगी बना सकती है। तो वो माँ जो बिल्कुल। है उसने हमें जिंदगी दी, जो आज हम हैं तीनों भाई बहन जिस भी लेवल पे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ उसकी वजह से है। उनका एक ऐसी सोच, हम जाट हैं और हमारे समाज में औरतों को बोलने की इतनी ज्यादा इजाजत नहीं है, और उस टाइम पर तो बिल्कुल नहीं थी। तो उन्होंने ये कहना कि मैं, मेरे पास 3 बच्चे हैं मेरे, और यही बहुत है, मतलब मैं अपने बच्चे नहीं करूंगी, यही मेरे बच्चे हैं, और मुझे मेरे बच्चों को गांव में नहीं पढ़ाना।
मैं चाहती हूँ कि मैं अपने बच्चों को लेके यहाँ से शहर में शिफ्ट हो जाऊं। तो पापा की पोस्टिंग मेरठ में थी, तो पापा हमें लेके जो है वो मेरठ में आ गए। अब हम लोग जो है वो मेरठ में रहने लगे। बट डेफिनेटली आपकी एक एजुकेशन जो रहा है, एक बेस जो रहा है, वो प्राइम मतलब सरकारी स्कूल वहां भी नहीं जाती थी, क्योंकि मैं जब मदर की डेथ हो गई थी तो मुझे मेरी मौसी के पास छोड़ दिया गया था। तो वहां पे मेरे मौसा जी प्रधान थे, पापा बोलती थी मैं, तो मुझे कभी स्कूल जाने की जरूरत नहीं, प्रधान की लड़की में मैं क्यों जाऊं स्कूल। तो स्कूल के नाम पे हाँ मैं हमेशा खेतों में खेलना, पास में एक नहर थी, उसमें नहर में अपना नहाते रहना पूरे दिन जानवरों के साथ, वो मेरी एक मतलब कहते हैं वो मेरा बचपन रहा है कि मैं स्कूल से नहीं जुड़ी, मुझे स्कूल नहीं जाना होता था बिल्कुल भी। बट जब यहाँ आए, हाँ मेरठ आए हम लोग, मेरठ शिफ्ट हुए, वहां की कंडीशंस में जब स्कूल में बहुत ऐसे छोटे से गली के जो स्कूल होते हैं उसमें एडमिशन करा दिया गया। तो वहां पे देखा कि मैं जीरो हूं, मतलब मेरी उम्र में बढ़ चुकी हूँ, मैं 7-8 साल की हो चुकी हूँ, बट ना मुझे पेंसिल पकड़नी आती है, ना मुझे अक्षर ज्ञान है, मुझे कुछ नहीं आता हाँ था। वहां जो हाँ मैं पीछे हुई, बट वो कहते हैं ना सीखने, एक तो मेंटल लेवल बच्चे का एक होता है कि एक आईक्यू, एक उसकी एजुकेशनल आईक्यू होता है और एक उसका एज आईक्यू होता है। मतलब मैं वो समझती थी, चीजों को बहुत जल्दी समझ जाती थी। तो टीचर ने कहा बहुत होशियार है, तो ऐसा करते हैं कि हम इसे ना थर्ड क्लास के एग्जाम दिला देते हैं, सेकंड क्लास के एग्जाम दिला देते हैं अकॉर्डिंग टू हर एज। तो मुझे इसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम्स हुई हैं, क्योंकि मेरी बेसिक एजुकेशन नहीं हुई है, मैं मान के चलूं मैंने सीधा सेकंड क्लास के एग्जाम दिए हैं। अब आप जानते हैं एक प्री प्राइमरी की एजुकेशन स्किप करना, क्लास 1 स्किप करना और सीधा सेकंड की एग्जाम देना, क्योंकि उस एक साल में मैं इतना सीख गई थी, मैं लिख लेती थी, मैं मतलब क्वेश्चन के आंसर्स जो है वो कॉपी वॉपी करके कर देती थी। तो ये सिचुएशन रही कि इसने मेरे जो फंडामेंटल्स थे ना उन्हें बहुत वीक कर दिया। हाँ वो हाँ लड़ाई ऐसी रही कि मैं कॉन्टिन्यूसली पढ़ती रही, मेहनत चलती रही। मतलब 8 क्लास तक मेरा स्कूल ऐसा रहा है कि जो गली के स्कूल होते हैं नॉर्मल, जिसमें नॉर्मल ऐसे बच्चे जाते हैं वहां, बट एक अच्छी स्टूडेंट्स में हमेशा काउंट रही। और 9th क्लास मेरी जिंदगी का ऐसा पड़ाव आ गया जहां पे मैंने जिद करके अपने पेरेंट्स से, क्योंकि मेरे पापा का था कि मतलब लड़की क्या करेगी पढ़ के, मतलब इस पे क्यों इतना फोकस, इतना पैसा खर्च करे हम लोग, क्योंकि मेरे भाई दोनों हम्म केबी में हो गए थे। तो उनका जैसा चल रहा है सही है, ये इसे इतना पढ़ा दो कि ये इन दोनों को पढ़ा ले, फिर तो अच्छा हमें अल्टीमेटली भाई इसकी तो शादी ही करनी है। और हाँ मेरे को बचपन से ये था पापा को देख के कि मुझे आर्मी में जाना है, मतलब मुझे तो आर्मी में ही जाना है और मुझे ही पढ़ना है, मतलब मेरे भाइयों को तो फेंक दो उठा के, बस जो चाहिए वो सबसे पहले मुझे चाहिए, मतलब मैं इतनी नहीं जिद्दी अपनी चीजों को बनवाने के लिए पेरेंट्स से। तो अल्टीमेटली उनका ऐसा नहीं था वो मुझे प्यार नहीं करते थे या बहुत, उनकी सोच वो थी जो हमारे परिवेश की सोच थी, जो मेरे मतलब दादा दादी की या जो हमारे गांव के लोगों की, क्योंकि गांव से बहुत जुड़े हुए थे हम लोग। तो उस चक्कर में मैंने कहा मुझे एडमिशन चाहिए, यूपी बोर्ड में नहीं चाहिए, मतलब सरकारी स्कूल में एडमिशन दिला देते हैं 9th क्लास से किसी जीजीआईसी वगैरह में, और चल मतलब हो जाएगी, इसके 12th कर देंगे शादी। मैंने कहा एटलस साइकिल और यूपी बोर्ड, इसमें तो मुझे मतलब एडमिशन चाहिए ही नहीं, साइकिल में एटलस नहीं लूंगी और यूपी बोर्ड में एडमिशन नहीं देना मुझे, चाहे कुछ भी करो मार दो पर एडमिशन। एक बहुत अच्छा स्कूल था कैंट एरिया में, कैंट में हम लोग रहते थे, केवी के पास, मेरे भाई के स्कूलों के पास ही, सिटी वोकेशनल, शहर का आज भी मेरठ का सबसे बेस्ट स्कूल है वो। थोड़ी फीस ज्यादा जी थी, बट आर्मी कैंटोनमेंट बोर्ड की उस पे था जमीन पर, तो 50% आर्मी वालों के बच्चों के लिए वहां पर रिलैक्सेशन था। तो मैंने कहा 50% तो मिल रहा है रिलैक्सेशन, और क्या चाहिए। फिर मेरे हाँ जिद के आगे पेरेंट्स ने कहा कि अच्छा चलो एडमिशन जो है हम लोग तुम्हारा कराते हैं, एडमिशन के लिए एंट्रेंस के लिए लेके गए। अब उस स्कूल का बच्चा यहाँ का एंट्रेंस कैसे क्लियर करेगा, बिल्कुल फेल एंट्रेंस में एकदम। मैं अब पेरेंट्स के सामने बहुत बढ़िया ऑप्शन आ गया कि जब तुम एंट्रेंस में ही फेल हो गई तो अब इस स्कूल में एडमिशन कहाँ से मिलेगा, वो भी इतनी बुरी तरह फेल हो तुम, इंग्लिश में तो कहीं से कहीं तक शुरुआत ही नहीं है तुम्हारी। तो उस हाँ सिचुएशन में मुझे ध्यान है कि प्रिंसिपल के सामने मतलब मेरे को रखा गया कि ये बच्ची इतनी जिद कर रही है कि मुझे इसी स्कूल में पढ़ना है। तो मैंने प्रिंसिपल मैम के पैर पकड़ लिए कि मैम आप ना मुझे बस एडमिशन दे दो, फिर देखना मैं कितनी मेहनत करके पढ़ूंगी, मतलब मैं बहुत पढ़ूंगी, बस आप मुझे एडमिशन दे दो। ठीक है, वो हाँ मेरी जिद के आगे वो भी ऐसी हो गई कि ठीक है हम एडमिशन देते हैं, टर्म 1 में हम देखेंगे इस बच्चे को, अगर ये नहीं परफॉर्म करती है तो वही हम निकाल देंगे, क्योंकि हम अपने स्कूल का स्टैंडर्ड जो है वो खराब नहीं कर सकते और आपकी फीस भी वेस्ट जाएगी। अब अलग लेवल का प्रेशर, क्योंकि मम्मी को ये था पैसे ना बर्बाद हो जाए किसी भी कीमत पे, मतलब मेरी मम्मी ने बहुत संभाल के घर चलाना, आज जो जैसे मैं चला रही हूँ कि सब कुछ होते हुए भी मैं अपनी हद से नहीं आगे निकलती, कभी भी उसी हिसाब से खर्चा करती हूँ, वो सिर्फ इस माँ ने सिखाया है, ऐसे ही था। तो उन्होंने कहा फीस मतलब पैसे बर्बाद हो जाएंगे,
ऐसे डांटा गया, मतलब सब काउंसलिंग की गई हर तरीके से कि एडमिशन ना ले। मैंने कहा नहीं, एडमिशन मुझे लेना है। एडमिशन भी हो गया, चलिए अब एडमिशन तो हो गया, बट उस स्कूल के टीचर, उस टाइम पे जब मैंने 9th में एडमिशन लिया था वहां, वो कंप्लीट इंग्लिश मीडियम स्कूल, जहां सिर्फ हिंदी का हम्म। टीचर ही मुश्किल से हिंदी बोलता था, वरना सब इंग्लिश बोलते थे। और मुझे हाँ। लिटरली नहीं पता था। हम 11 बच्चे थे जो उस स्कूल से जिन्होंने यहाँ एडमिशन लिया था, और हम 11 में से एक दिन हमारी टीचर हमसे 9th क्लास में पूछती है कि डफर्स आ गए हो तुम लोग यहाँ पर पैसे वैसे दे के ये करके, अच्छा। तुम्हारा स्तर क्या क्या लेवल है तुम लोगों का। मैं, अच्छा ये बताओ तुम्हें ही और शी का डिफरेंस पता है? हम सारे अच्छा। शांत। अब हमें से जो आगे बैठी थी उससे पूछ लिया, मेरी फ्रेंड इंदु, वो भी अब गवर्नमेंट टीचर है। हम सब एकदम मतलब अपनी अपनी जगह पे बेस्ट हैं। तो वो जो है उससे पूछा, उसने शांत, वो भी ऐसे ही और शी नहीं पता, 9th क्लास के बच्चे को बताओ ही और शी नहीं पता है। हम भी शांत, अच्छा। क्योंकि अच्छा। हमें भी नहीं पता। हाँ, हमें भी नहीं पता था। और उसको जो लगा थप्पड़ खींच के, मैंने कहा ये बहुत बड़ी गड़बड़ कर ली पूनम, कहाँ एडमिशन ले लिया? मतलब क्या, अगर एक पूरी क्लास में मुझे समझ में आता था कैट और कोई दूसरा वर्ड समझ में आता था, तो मैं उसी पर अपनी इमेजिनेशन करती रहती थी तारो जमी की तरह कि भाई ये पढ़ा रही है शायद मैम, ये बता रही है शायद मैम। मुझे कुछ हाँ समझ हाँ में हाँ। नहीं आता था, जो कुछ होता था रट रुटा के। एफएज हुए, मतलब फर्स्ट टर्म एग्जाम्स हुए, मतलब अच्छा नहीं था, बट ये दिख रहा था कि इसमें मेरा हार्डवर्क है। तो उनमें से 11 में से हमारे 4 बच्चों को तो निकाल दिया, बाकी हमें रखा स्कूल में। 4 को निकाल दिया स्कूल ने, बाकियों को रखा कि ये अच्छा। हार्डवर्क कर रहे हैं शायद हो जाएगा। कुछ टीचर्स ऐसे हम्म। थे जो हमें समझाने में भी, जिन्हें बड़ा बेकार लगता था कि इन्हें क्यों समझाएं, मतलब इनका स्टैंडर्ड कहीं से कहीं तक बाकी बच्चों से मैच नहीं करता। जो पेरेंट्स आते थे पीटीएम में, उन्हें बड़ी इशू होती थी कि हमें लैंग्वेज इशूज थे, हमारी लैंग्वेज में, मतलब हिंदी भी प्रॉपर हिंदी नहीं थी। तो ये हाँ। जो मैंने अपनी लाइफ में देखा ना, वो वाला फेज, कि 10th तक आते आते मेरा हार्डवर्क, और हिंदी में मैं बहुत अच्छे मार्क्स लाती थी। या फिर एक हम्म। ज्योग्राफी की मैम आई, उन्होंने बहुत अच्छे से ज्योग्राफी थोड़ा हिंदी में पढ़ाना शुरू किया, तो ज्योग्राफी मेरा फेवरेट सब्जेक्ट बन गया। मैं उसमें फुल मार्क्स लाने लग गई। तो वहां से समझ में आ गया कि ये लड़की अच्छी है, बट इसकी प्रॉब्लम है इंग्लिश, मतलब लैंग्वेज इश्यूज हम्म। हैं ऐसे। तो मेरे को बाद में बोला कि आप कॉमर्स ले लो, क्योंकि आर्ट्स हमारे स्कूल में थी नहीं, इसलिए मैंने फिर कॉमर्स, 11th में कॉमर्स ले ली। और ऑलमोस्ट मतलब मैक्सिमम सब्जेक्ट्स की 12th में मैं टॉपर रही कॉमर्स स्ट्रीम के। कॉमर्स विद ओके। मैथ्स थी मेरे पास, मैथ्स में भी मेरे अच्छे मार्क्स थे। तो यहाँ से कहीं ना कहीं एक चीज आई कि यार, मतलब कुछ करना है जिंदगी में। ये तो था आर्मी में जाना है, बट वाकई में कुछ करना है, क्योंकि अगर आप कहीं स्टैंड नहीं करते ना, तो लोग आपकी वैल्यू नहीं करते हैं। और एग्जैक्टली। आर्मी का फोकस था, क्योंकि आर्मी बैकग्राउंड में रहे हैं, कैंटेरिया में रहे हैं, तो एक जुनून। और अगर आपको एक चीज और बताना चाहूंगी कि डिमोटिवेशन के मेरे पास कोई फैक्टर्स ही नहीं थे कि मैं किस बात पे अपने आप को ये ना कहूं कि मैं तो यार कुछ हुई नहीं। मेरा वेट हम्म। अबव 100 kg था 12th क्लास तक। मतलब एक ओके। ऐसा चबी सा चाइल्ड जो लाइक फुटबॉल हो, बिल्कुल एकदम ऐसे फुटबॉल की तरह। और जिसका नाम ही डेड ऐसे था कि मोटी, अगर कहीं से भी आवाज आ रही है तो मुझे ही बुलाया जा रहा है, मेरा अपना कोई नाम ही नहीं था। मैं पूनम तो मैं थी हम्म। ही नहीं। और मेरे साइज के कपड़े भी सिर्फ मेरे पेरेंट्स को सिलवाने ही पड़ते थे टेलर से, स्कूल की ड्रेस भी। ऐसा नहीं था कि कोई भी कपड़ा रेडीमेड लाके मुझे पहना लो, ये वाली सिचुएशन। हम्म। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर रहा है जिससे मैं डिमोटिवेट रही। क्योंकि कभी कुछ अच्छा हम्म। कुछ प्लान भी करते थे, अगर कहीं परफॉर्मेंस में पार्टिसिपेट करना है, तो उसमें आपके बॉडी स्ट्रक्चर को देख के आपको रिजेक्ट कर दिया जाता था। बट ये था कि हम्म। फिर एनसीसी ज्वाइन करी, स्पोर्ट्स में बहुत ज्यादा एक्टिव थी, उतने वेट के साथ भी अच्छा खेलती थी। और फिर और ज्यादा खेलना शुरू करा, तो वेट भी धीरे 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 कॉलेज टाइम में आते आते हम्म। तो ऐसे 40-50 ही रह गया था, क्योंकि पूरे टाइम हम हम्म। फील्ड में ही है, खेल ही रहे हैं। तो वो टाइम जो रहा कि वहां से मतलब एक पंख लगने शुरू हो गए। 12th के रिजल्ट ने मुझे इतना मोटिवेट कर दिया, वेट मेरा गिरना शुरू हो गया। अपने ऊपर, मैंने वेट के ऊपर, खुद के ऊपर फोकस करना। और पेरेंट्स को भी समझ में आ गया कि अब हम लड़की लड़की करके अब इसे नहीं रोक सकेंगे, मतलब ये नहीं रुकने वाली है, ये हमारी नहीं सुनेगी, ये बहुत जिद्दी है। हम्म। सीधा सा था, या तो मेरी सुनो वरना तो मैं घर छोड़ के चली जाऊंगी। मेरा ऐसे वाला मतलब अपने पेरेंट्स पे रहता था, या तो मेरी सुनो वरना मैं चले जाना है घर छोड़ के। अच्छा। उस सिचुएशन के बाद जब ग्रेजुएशन में भी अच्छे मार्क्स, सब एनसीसी वगैरह, फिर जब हर जगह बेस्ट परफॉर्मेंस रही, सब कुछ अच्छा था। कॉलोनी को भी उम्मीदें थी मेरे, जो जहां मैं रहती थी, कि ये लड़की हमारे शहर का जरूर नाम रोशन करेगी। बट उस दौर में
मैंने मतलब कुछ इतना एक्सेसिव कर लिया कि ट्रेंड नहीं थी, या फिर सारी चीजों की इतनी समझ नहीं थी कि फिजिकली अपने आप को वेट लॉस के चक्कर में और एक्स्ट्रा लेबर के चक्कर में मैंने अपनी बॉडी पे ऐसा ध्यान नहीं दिया कि अपनी डाइट पे ध्यान दिया हो। तो कहीं ना कहीं मेरी हम्म। बॉडी थोड़ी सी अंदर से वैसे वीक हो गई। और खेलते हुए मुझे आफ्टर 12th ही मेरे को एक पैर में लिगामेंट इंजरी हो गई। और जब मैं फोर्सेस के लिए तैयार कर रही थी, क्योंकि जो भी मैं जॉब के लिए तैयारी कर रही थी वो मैं फोर्सेस वाली जॉब, आफ्टर 12th मेरा दिल्ली में एज अ कांस्टेबल सिलेक्शन हो गया था। तब हमारे टाइम पे ही वैकेंसी आई थी, मेरा और मेरी एक फ्रेंड थी, हाँ हम दोनों स्पोर्ट में थे। दिल्ली में एज अ कांस्टेबल मेरा सिलेक्शन हुआ था, उसका भी बहुत प्रेशर था कि आपकी हाँ 12th हाँ हाँ करते ही नौकरी लग गई, वो भी दिल्ली पुलिस में। और लड़की कर नहीं हाँ। रही है, मतलब हमारे जाटों में फौज और पुलिस दो ही समझ में आती है कि भाई ये दो नौकरियां बढ़िया है। अब किसी की लड़की एकदम पुलिस में लग गई हो तो इससे बढ़िया क्या है। बट मेरी जिद थी कि मैं कांस्टेबल नहीं बनूंगी, मतलब मैं ये नहीं अच्छा। बनूंगी, मुझे ये नहीं बनना। मैंने कहा मुझे तो मतलब आर्मी ऑफिसर ही बनना है, और कुछ बनना ही नहीं है, ऑफिसर ही बनना है अगर कहीं भी बनना है तो। फिर इस चीज से अलग प्रॉब्लम। बट वही था कि अपनी जिद मुझे हमेशा मनवानी होती थी घर वालों से, कैसे भी करके पिटना, सब करना, सब मतलब वो भी एकदम देसी वाले माँ बाप है, उन्होंने भी सब तरीके अपनाए कि हाँ जब ये इतनी जिद्दी है। क्योंकि मेरा लड़कियों वाला हिसाब नहीं रहा कभी कि मैं लड़की हूँ, बस ये मत बोलो मुझे लड़की हूँ, ऐसे मेरे सिंग निकल आते थे कि अगर ये बोल देना लड़की है। तो जब लड़का है तो फिर वो काम भी लड़के वाले ही होते थे मेरे साथ। तो ये चीजें हुई। टीचिंग से कहीं तक कोई हिसाब किताब नहीं था कि मुझे टीचर बनना है कभी। बट जस्ट आफ्टर 12th मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया था, टीचिंग करनी शुरू कर दी थी। क्योंकि अगर मैं पेरेंट्स से बोल रही हूँ कि मुझे ये करना है तो उसमें हमेशा फाइनेंशियल इश्यूज आ जाते थे कि हमारे पास पैसे नहीं है, तो मुझे पैसे चाहिए थे। तो इसलिए मैंने हम्म। मल्टीपल जॉब्स करना शुरू कर दिया था कि सुबह उठ के पहले कोचिंग देती थी, फिर किसी स्कूल में बात कर ली, सबको पता था लड़की बढ़िया है तो आप 1 घंटे के लिए हमारे स्कूल में मैथ्स पढ़ा दो। अच्छा चलो वहां पे पढ़ा देती थी। उसके बाद एक रेस कोर्स है मेरठ कैंट में, तो वहां पर घोड़ों की बेट लगाई जाती थी, तो उसमें पर्चियां काटने का काम होता था 1 या 2 घंटे, तो वो कर लेती थी ऐसे करके, जस्ट टू अर्न मनी, कि मेरे पास पैसे भी रहे। और पढ़ती नहीं थी पूरे साल, मतलब ऐसे ही सब चलता रहता था। एट द एंड ऑफ द मंथ फ्रेंड्स के साथ मिलकर 1 महीने का ट्यूशन लगाना होता था, और ऐसे करके ऑलवेज 70 अबव ग्रेजुएशन में मार्क्स रखे। मतलब ऐसे हाँ वाला हाँ। मेरा पूरा रूटीन चला। बट अनफॉर्चुनेटली सब चीजें बहुत अच्छी थी, कंपटीशन की तैयारी करते करते फिर उन्हीं कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में मैंने पढ़ाना शुरू किया था। तो टीचिंग से मेरा जुड़ाव मतलब बहुत शुरू से हो गया था, बट ये नहीं डिसाइडेड था कि मुझे टीचर बनना है। हाँ फाइनली ऐसा टाइम आया लाइफ का कि जब सब कहते हैं कि आप डिप्रेशन, और ये तो नहीं समझ में आता डिप्रेशन डिप्रेशन, मतलब ऐसा वाला हमारी फैमिली में कुछ सिनेरियो नहीं था कि हमारा तो बालक भाई डिप्रेशन में चला गया, नहीं। बट एक ये टाइम आ गया कि जब मेरे दोनों लिगामेंट की इंजरी हो गई और मैं मेडिकली अनफिट हो गई। आर्मी ऑफिसर के अलावा मेरा लोकसभा सिक्योरिटी ऑफिसर, मतलब वो बहुत अच्छी पोस्ट थी, उसके अलावा और 7 जगह एक साथ मेरा सिलेक्शन हुआ हुआ था। वहां से सबसे मेरा रिजेक्शन हो गया जस्ट बिकॉज ऑफ मेडिकल अनफिटनेस। वो मेरी ओके। लाइफ का सबसे खराब टाइम था। उस टाइम के हम्म बाद आई डिसाइडेड कि भाई अब तो कुछ बचा ही नहीं है, मतलब अब क्या करोगे तुम। अब जो इतने हम्म। तुमने तीर मारे आज तक जितने भी, और जितनी तुमने लड़ाइयां लड़ी, कि आपको जो करना है कर लो, मैं तो वही करूंगी क्योंकि मुझे ये बनना है, तब तुम सबके मुंह बंद हो हाँ जाएंगे। अब तो कुछ नहीं हुआ। हाँ। टीचर्स कहते थे कि ये ना बच्चे हमारे जरूर कुछ बड़ा करेगी, वो चीजें मेरे हम्म कानों में गूंजती थी कि मेरे टीचर्स तो ये कहते थे कि कुछ बड़ा करेगी, अब तो कुछ भी नहीं करेगी। तो ऐसे हम्म। करके मैंने अपने आप को लॉक कर लिया, बिल्कुल बंद कर लिया कि अब कुछ नहीं करना है। अब तो अब बर्बाद कर दिया भगवान जी ने बहुत, मतलब भगवान पे भी एक्सट्रीम ट्रस्ट रहता था, पूजा व्रत ये वो, नहीं अब सब बर्बाद कर दिया भगवान जी ने। अब बस बर्बाद ही होना है, अब ऐसे करना है कि शादी करनी है। ऐसे हाँ घर हाँ वालों हाँ। क्योंकि पहले इतना रहता था कि शादी जब बड़े हो गए, आप 24 साल पे मेरी शादी हुई थी, तो 20-22 साल से रिश्ते आने शुरू हो जाते हैं। किसी शादी में जा रहे हो वहां पे पापा को बता, तो मेरे पापा मुझसे डरते थे कि भाई हम नहीं इसे रिश्ता विश्ता बताएंगे, ये मतलब अलग ही है इसका, तो ये फालतू में हम पे चढ़ जाएगी, क्योंकि इसे तो पहले आर्मी ज्वाइन करनी है। मेरे पापा हाँ बहुत सपोर्ट करते थे इस चीज को लेके, क्योंकि उन्हें समझ में आ गया था कि मेरे नाम से उनको बहुत वैल्यू मिलती थी इस चीज को लेके कि आपकी बेटी जो है वो बहुत डिजर्विंग है। तो उन्हें समझ में आ गया था हाँ। कि कुछ बड़ा करेगी और मेरा नाम रोशन करेगी मेरी लड़की जो है।
तो वो कहते थे हम्म। भाई शादी मैं नहीं कर सकता, क्योंकि वो उसे तो जॉब ही करनी है, शादी तो वो पता नहीं करेगी भी या नहीं करेगी, ये उसका अपना है। बट अब जस्ट उसके हाँ। अपोजिट हो गया कि मुझे शादी करनी है। रिश्तेदार को फोन कर करके कह रही हूँ कि तुम्हारे है कोई लड़का वड़का, नहीं तो ढूंढो, मुझे अच्छा। शादी करनी है, नहीं तो मैं घर अच्छा। छोड़ के चली जाऊंगी। यहाँ भी सेम वही अल्टीमेटम है, या तो शादी कर दो वरना तो फिर मैं घर से भाग जानी है, क्योंकि अरे अब मेरे बाप से रे। नहीं झेल रहा है ऐसे वाले सिचुएशन में। बट ये था कि फॉर्चुनेटली मेरी मम्मी ने ही, क्योंकि उनको समझ में आता था कि मैं लड़की हूँ फाइनली, मैं मतलब हाथ पैर कितने भी मार लूं, पर है तो ये लड़की। और हमारे यहाँ भाई आप मतलब ये रहता है कि आप कोई भी जॉब कर रहे हो, और ये हुआ है मेरी फ्रेंड्स के साथ, जिन्होंने एमबीए करी है, जिन्होंने बहुत अच्छे अच्छे कोर्सेज किए हैं टेक्निकल फील्ड के, बट बीटेक तक करने के बाद भी उन लड़कियों ने बीएड बीटीसी करी है, जस्ट बिकॉज शादी के बाद मोस्ट डिमांडिंग लड़की वही होती है जिसने बीएड और बीटीसी कर रखी है हमारे यहाँ पर, हम्म। क्योंकि हम्म। वो गृहस्थी भी चला लेगी, और अगर उसे नौकरी का ज्यादा चस्का है तो वो अपना नौकरी भी कर लेगी। तो ऐसी वाली लड़कियां रहती हैं डिमांडिंग। तो मेरी मम्मी को ये था कि तू बीएड कर ले। अब फिर वही प्रॉब्लम, यूपी बोर्ड जैसा ही लुक मुझे बीएड में आता था कि मैंने कहा बीएड नहीं करनी है। तो किसी ने मुझे समझाया, मेरे पापा के एक फ्रेंड थे, कि आर्मी में मतलब टीचिंग फील्ड की भी वैकेंसीज होती है, आप हम्म। आर्मी में टीचर भी बन सकते हो। तो मुझे ये बहुत समझ मतलब बढ़िया बात लगी। मैंने कहा ये सही है कि मतलब आर्मी की आर्मी हो जाएगी, और इधर टीचिंग का मुझे शौक ही इतना बढ़िया से है, तो मैं ऐसा करूंगी आर्मी में टीचर ही बन जाऊंगी फिर बाद में जाके। तो इस चक्कर में मैंने बीएड का एंट्रेंस फॉर्म भर दिया, और वहां पर जो है मेरा गवर्नमेंट सीट पे नंबर आ गया। मात्र 509 रुपए में मैंने मेरठ कॉलेज मेरठ से बीएड कर ली, और उसमें भी स्कॉलरशिप मिल गई थी, एक्स्ट्रा पैसे मिल अच्छा। गए थे हम लोगों को। तो इस चक्कर में मेरी बीएड हो गई। शादी वाला जो मैंने अपना वो था, एक जिद थी, बट वो है ना कि आप जब गलत आपने कभी कुछ किया ही नहीं है, आपने हमेशा अच्छे के बारे में सोचा है, तो आपके साथ कभी कुछ गलत हो ही नहीं सकता। मतलब मैं ये मान के चलती हूँ, मेरी कोई चीज खो जाती, बिल्कुल। मेरा कोई नुकसान हो जाता है ना आज भी, कितने भी बड़ा नुकसान, तो मैं सोचती हूँ मैंने तो किसी का बुरा किया ही नहीं है, अरे मैं तो कोई गलती भी नहीं करती हूँ। अगर मिस्टेक से हो हम्म। जाती है तो उसकी शायद ये पनिशमेंट मिली होगी, बट मेरी चीज मुझे मिल जाएगी, मतलब मेरा कोई नुकसान नहीं होगा। और वही होता है कि मेरा कभी नुकसान नहीं होता है। कुछ टाइम के लिए बिल्कुल। जरूर मेरे को दिमाग मेरा सही रखने के लिए चीजें मेरे साथ इधर उधर होती हैं, बट फॉर्चुनेटली सब चीजें ठीक हो जाती हैं। तो ऐसे करके मेरी शादी हुई। शादी होने के बाद मेरी लाइफ का सेकेंड फेज स्टार्ट हुआ, जो कि बहुत मजेदार था, बहुत ही ज्यादा मजेदार। मतलब जितनी शैतान मैं शादी से पहले थी, जितनी जिद्दी मैं शादी से पहले थी, उससे 4 गुना हो गई मैं शादी के बाद। अच्छा। क्योंकि शादी से पहले फाइनेंशियल उसको लेकर मेरी मम्मा का बड़ा रहता था कि हम पे नहीं है देने के लिए, जबकि मैं कमा के उन्हें देती थी, वो उसे भी नहीं देती थी कि फालतू खर्च ना कर दे। तो ऐसा नहीं रहा। शादी के बाद मेरे को फुल इंडिपेंडेंसी थी कि मैं अपने हिसाब से पहन सकती हूँ, अपने हिसाब से बोल सकती हूँ। मेरे हस्बैंड दुनिया के शायद सबसे अच्छे हस्बैंड, जो सिर्फ और सिर्फ मेरी जिद पे मतलब ये रहता है कि मेरी जिद पूरी करते हैं। तो ये था कि मुझे हाँ जॉब हाँ। करनी है। अरे मैं तो 1 महीने में ही नेल पेंट बदल बदल के बोर हो गई, बताओ। मतलब जॉब मैं पहले से करती थी, बट मेरे को छुड़वा दिया वो जॉब। जो है मुझसे कहा गया कि अभी आप छोड़ दो, दिल्ली वैली जाके जॉब नहीं करना है, घर के पास कोई जॉब देख लेंगे। तो अब वो कब देखेंगे, 1 महीना गुजर गया है, शादी हो गई है कि भाई घूमो फिरो ये करो। मुझे नहीं समझ में आता था, मैं घर में नहीं रह सकती थी ऐसे कि मैं तो एकदम जीरो होती जा रही हूँ। सारे दिन साड़ी चेंज करो, लोग आपको देखने वाले आ रहे हैं, नेल पेंट चेंज करो, बिंदी लगाओ, बस 1 महीना हो गया। अब मुझे जॉब करनी है। अच्छा क्या जॉब करनी है, तो ऑफिस है, बाकी रास्ते तो बंद थे, टीचिंग ही था। तो मैंने कहा वापस से मेरे को टीचिंग ही ज्वाइन करना है, और मैं भाई एक्सपीरियंस है ही मेरे पास, मैं ऐसे महीने में स्कूल चेंज कर देती थी। मेरठ के मैंने टॉप 8 से 9 स्कूलों में पढ़ाया हुआ है, 2-2 3-3 महीने में पूरा स्कूल जान जाता था, पूरे बच्चे मतलब एकदम ऐसे हो जाते थे। बट मैं देखती थी कि ये स्कूल कम पे कर रहा है, इससे अगले वाला जो इसमें इंटरव्यू देते हैं वहां पे अच्छी सैलरी मिलेगी। तो वो एक्सपीरियंस आपके और कॉन्फिडेंस को बढ़ा देता है। जो आज की जो मैक्सिमम मैं कहती हूँ ना, मेरे चैनल पे जो वीडियोस चलने शुरू हुई, वहां पे यही था कि मैम हमारा किसी स्कूल में सिलेक्शन नहीं होता। जब हम जो हम्म। है हमें एज अ प्राइवेट टीचर भी लोग हायर नहीं करते हैं, क्या रीजन है। तो वो चीजों का एक्सपीरियंस मेरा रियल लाइफ का बड़ा बेस्ट रहा है कि मैं जिस स्कूल में जाके खड़ी हो गई, वहां पे हमेशा मेरा हम्म। सिलेक्शन हुआ।
वही चीजें हम्म। मैंने लोगों के साथ शेयर करनी शुरू की। तो जी। ऐसे उससे पहले ही, शादी से पहले, जो जिसमें मैं हूँ यहाँ पर जॉब में, गवर्नमेंट टीचर हूँ। तो फिर उसके हाँ हाँ बाद हाँ हाँ। फाइनली जो है मुझे सरकारी नौकरी मिल गई, और प्राइवेट टीचिंग में भी मेरा कैरियर जो है वो काफी अच्छा रहा है, 8 से 10 साल। अच्छा गया, बहुत ही बेहतरीन रहा है, जिससे जो मैंने सीखा और यहाँ उसे अप्लाई करके काफी चेंजेस जो है अपने जी डिपार्टमेंट में मैं लेके आ पाई हूँ। तो जी ये जी जी। मेरी एक जर्नी है जो मैंने मतलब इतनी आपके सारी साथ चीजें साझा जो है। करी है। जी, इतनी सारी चीजें पूनम मैम जो आपने इतने कम समय में बताई, लाइक एक एक आपके चैनल का नाम है लर्निंग नेवर एंड्स विद पूनम। आई थिंक यही चीज है जो अभी आपने पूरी स्टोरी के थ्रू बताई है ना। अगर उसको कुछ शब्दों में कहना हो तो इट इज लाइक लर्निंग नेवर एंड्स। मतलब शुरुआत कैसी हुई थी, कठिनाइयां कितनी आई है, और अभी आप क्या पोजीशन पे हो। सो इट इज रिफ्लेक्टिंग कि लर्निंग नेवर एंड्स। बट मैं ये जानना चाहूंगा कि ये जो यूट्यूब पे आना, यूट्यूब पे कुछ अपनी अपनी जो भावनाएं हैं, अपना जो नॉलेज है, अपनी जो थिंकिंग है, ये सारी चीजों को यूट्यूब के वीडियो के जरिए व्यक्त करना, लोगों तक पहुंचाना, और यूट्यूब चैनल ओपन करना, और ये जो नाम है लर्निंग विथ लर्निंग नेवर एंड्स विथ पूनम, ये सारा मामला मैं जानना चाहूंगा कि ये नाम से लेके, चैनल से लेके, शुरुआत से लेके अब तक कैसा चल रहा है। ये सारी चीजें चैनल से रिलेटेड मैं जानना चाहूंगा। डेफिनेटली। इसका भी ऐसा था कि जब बेसिक में आ गए, जब मैंने बेसिक ज्वाइन किया, तो यहाँ पर मैं मतलब मेरा बरेली, कई लोग कहते हैं कि इतने अच्छे मार्क्स आए थे मेरे टेट में, काफी अच्छे मार्क्स थे, तो मुझे मेरे आसपास का जो जिला है वो भी मिल सकता था। बट पहले चीजें ऑनलाइन नहीं थी, ऑफलाइन थी, आपको जगह जगह जाके काउंसलिंग करानी थी। तो उस वक्त मैं प्रेग्नेंट थी और मेरा लास्ट टाइम चल रहा था एकदम। ठीक है। उस टाइम मेरे इन लॉज ने कहा कि नहीं पूनम, आप जो है एक चीज डिसाइड कर लीजिए कि इस जिले में आपका नंबर आ ही आ जाना है, अगर आपको जॉब करनी है तो हम वहीं पर काउंसलिंग कराएंगे, हम जगह जगह लेके नहीं घूमेंगे आपको, क्योंकि आपकी कंडीशन वैसे नहीं है कि रास्ते में आपकी तबीयत खराब हो गई तो फिर कैसे होगा। वो ऐसे वाले कंसर्न, मतलब इन लॉज है मेरे, बिल्कुल एकदम कि हमारा बच्चा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जॉब सेकेंडरी है। ठीक है। तो हाँ उस सिचुएशन में मैंने बरेली ज्वाइन किया, और जब मैंने बरेली ज्वाइन किया तो मैं सिर्फ 3 दिन की जच्चा, जैसे कहते हैं कि हवा नहीं लगनी चाहिए एकदम, आप कमरे से भी नहीं निकलने दे सकते, उस 3 दिन में मैं मेरठ से बरेली आ गई थी ज्वाइन करने, और मैंने अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर ली थी। और हाँ। अगर बीएड वाले लोग जो होते हैं, जब वो टीचिंग में आते हैं, ज्वाइन करते हैं, तो उन्हें 6 मंथ का ब्रिज कोर्स करना होता है, तब आप इस विभाग में टीचर बन सकते हैं। अगर बीटीसी होते तो डायरेक्ट लग जाती है, बीएड वालों को डायरेक्ट बिल्कुल। नहीं होती। तो इन दैट सिचुएशन आपको ना मैटरनिटी लीव अलाउ होती है, ना मेडिकल अलाउ होता है, कोई छुट्टी नहीं होती आपकी। वो नॉर्मल हाँ। जो सीएल महीने की एक होती है वो ले सकते हैं। तो ये मैं मानती हूँ कि ये भी एक लूप होल है, जिसपे जरूर मैं अपने विभाग से बात करती हूँ कि ऐसा क्यों है भाई। अब उसकी बंदी की हाँ। डिलीवरी हो गई, जॉब में तुमने उसे लगा लिया, बेशक ब्रिज कोर्स चल रहा है, बट मैटरनिटी तो एक फीमेल के लिए, जो शिक्षा मित्र है वो भी उतनी डिजर्विंग है, उसे भी उतना ही रेस्ट चाहिए, उसके बच्चे को भी थोड़ा ना कुपोषित हो जाने दोगे कि उसे तुम 3 महीने की छुट्टी दे रहे हो। परमानेंट टीचर को तुम 6 महीने की छुट्टी दे रहे हो, क्यों भाई? उसका बच्चा बच्चा नहीं है, मतलब परमानेंट टीचर का बच्चा बच्चा है। तो ये हम्म। वाली चीजें जो रही, इसने थोड़ा सा मतलब लाइफ में निरस्ता ला दी कि बहुत ऐसी हो गई, लाइफ हेक्टिक हो गई। ठीक है। फिर उसके बाद इन हाँ। लॉज कुछ टाइम तक मेरे साथ यहाँ रहे, फिर वो लोग चले गए, फिर मैं और मेरा बेटा। बट स्कूल जाना, वहां से आना, और स्कूल में मैं ये कहूँ कि बच्चे, जिस दिन मैंने पहली बार ज्वाइन किया, जब मैं यहाँ आई तो मैं देखती हूँ कि बच्चे आए, सुबह उन्होंने बैग रखा, क्योंकि वो बेसिक एजुकेशन जो मैंने अपनी देखी वो मुझे ध्यान नहीं, जो मैंने अपने गांव का, मुझे उसमें से इतना ध्यान है कि मैं गई नहीं स्कूल, मैं तो सिर्फ नहर में नहाती थी, खेलती थी, मतलब मुझे नहीं ध्यान है कैसी होती है बेसिक एजुकेशन। मैंने शुरू से कॉन्वेंट हाँ। और बाहर की ही देखी है, मेरिट की एजुकेशन देखी है। तो बच्चे जो है सुबह आके झाड़ू लगा रहे थे, पहले स्कूल में, पहले उन्होंने झाड़ू वाड़ू लगाई, फिर अपनी क्लास साफ करी, फिर वो बैठ गए, और जो हम लोग टीचर्स है वो बाहर बैठे हुए हैं, वो बैठे हुए हैं, हाँ। लंच हो गया। क्योंकि हम्म। मैं फर्स्ट डे था, मैंने ज्वाइन किया था, मुझे नहीं पता था मुझे करना क्या है यहाँ पे आके, तो मैंने पूछा यहाँ का प्रिंसिपल कौन है, पापा से, अपने ससुर जी से पूछा, पापा यहाँ का प्रिंसिपल कौन है? तो पापा ने कहा यही तो है हेडमास्टर। मैंने कहा अच्छा प्रिंसिपल है, कितने लोग हैं इस स्कूल में? कि 4 लोग हैं। हाँ, 4 लोगों में एक आप प्रिंसिपल हो? हाँ। हेडमास्टर मुझे नहीं पता था, हेडमास्टर एक पोस्ट होती है हमारे लिए, तो स्कूल का तो प्रिंसिपल ही होता है। अच्छा, यहाँ से अभी तक सुबह इनमें से कोई भी उठ के क्लास में क्यों नहीं किया है? क्या रे, कर लेते हैं बच्चे, कौन सा इन्हें कुछ पढ़ा लोगे, आज एक को पढ़ाओगे कल वो गायब हो जाएंगे, कल, मतलब दे हैव 1000 एक्सक्यूजेस। और जब मैंने हम्म। सोचा, मैंने कहा नहीं, मतलब इन बच्चों से तो मुझे तो बड़ा लगाव है भाई, इनकी वजह से मुझे जॉब मिली है, मैं अंदर गई हूँ,
5th क्लास के बच्चों से मैंने कहा कि अच्छा बच्चों तुम्हें क्या आता है, वो मेरी शक्ल देख रहे हैं, पहली बात तो वो मेरी लैंग्वेज से कंफर्टेबल नहीं है। फिर उसके बाद जैसे तैसे करके मैंने कहा अच्छा चलो ये मैं काम दे रही हूँ ये करो, तो उनमें से 5th क्लास के बच्चे को पेंसिल ही नहीं पकड़नी आती है। यहाँ एकदम ऐसे हो गई मैं ब्लैंक कि अब मेरा क्या होगा। मतलब आप तो जीरो हो गए, आपने जो सीखा, आपने जो लाइफ में आज तक किया वो सब बेकार है, क्योंकि आप तो ऐसी जगह पे आ गए जहाँ के बच्चों को, क्लास के को पेंसिल ही नहीं पकड़नी आ रही, तो अब आप उन्हें क्या सिखाओगे। वो ट्रेनिंग वाला स्कूल था, बहरहाल वो टाइम मेरा निकल गया। बहुत एफर्ट्स किए उस गांव में, आज भी जाती हूँ उन बच्चों से मिलने, उन गांव वालों से भी मिलने, काफी दूर है यहाँ से, बट बहुत ही मतलब बढ़िया स्कूल रहा, बहुत अच्छे एक्सपीरियंस रहे। तो उसके बाद मेरा एक परमानेंट अपना स्कूल मिला, और यहाँ पे जो है, यहाँ पे मैंने जी जान चेंजेस किए, और वाकई में मेरा स्कूल एक डिजर्विंग चेंजेस पे आज है। ठीक है, बट वही था कि अभी भी वो कानों में ना टीचर्स के वर्ड्स गूंजते थे कि ये कुछ बड़ा करेगी। अभी तो मैंने कुछ बड़ा किया ही नहीं, मेरे ब्लॉक में, मेरे आसपास के स्कूल में कोई नहीं जानता है, और ऐसे टीचर्स हैं जिनको बड़े सम्मान से यहाँ पे नाम लिया जाता है। पहले तो ये हाँ। किया कि उन्होंने ऐसा क्या किया, फिर पता चला कि उनको ना 2 या 3 ही है, उनको हर जगह काम पे बुलाया जाता है, जो भी काम हो ब्लॉक में, बरेली में, वही करते हैं बस, और किसी को मौका नहीं मिलता। तो पहला फैक्टर ये हुआ कि यानी आपको लोगों के पता लगना होगा कि आप कुछ हो, आप कुछ काम कर रहे हो अपने स्कूल में। और उसका जरिया हाँ। जब मैंने ये YouTube के बारे में सोचा, ऐसे ही एक दिन मैंने देखा कि आप YouTube पे वीडियो डालें, और वो वीडियो में इसलिए नहीं डाली थी कि कमर्शियल वमर्शियल, नहीं पता था कि यूट्यूब से कमा सकते हैं, जस्ट टू सेव माय डाटा, कि मैंने ये वीडियो बनाई है और सिक्योर रहे। तो उस पे ऑप्शन आता है शेयर, शेयर के ऑप्शन में यूट्यूब, हाँ। तो मैंने यूट्यूब पे शेयर कर दी। अच्छा हो गई शेयर। उसके 1 साल बाद फिर से मेरे को होम स्क्रीन पे वीडियो आई कि यूट्यूब पे किस तरीके से काम किया जाता है। तब हाँ। मुझे समझ में आया, फिर मैंने अपना वो वीडियो देखा, तो वो वीडियो पे 5-6 हजार व्यूज हो गए थे, के, अब मुझे के ही नहीं पता, 5K व्यूज कुछ ऐसे हो गए थे। तो फिर जो अच्छा। जहां रह रहे उनके लैंडलॉर्ड के बेटे से मुझे लगा के मीन्स करोड़, मैंने कहा इतने करोड़, इतने लोगों ने देख ली ये वीडियो। फिर मैंने उससे पूछा, अच्छा। मैंने कहा के क्या होता है, तो उसने कहा कि काय की मास्टर नहीं हो तुम, तुम्हें के ही नहीं पता है, मतलब के मतलब 1000 होता है के। अच्छा मैंने कहा नहीं अच्छा। मुझे नहीं पता। फिर उसके बाद मैं उसमें भी बहुत खुश थी कि इतने लोगों ने मेरी वीडियो देख ली, बताओ 5,000 लोग, मतलब फिर तो मैं बहुत ही खुश हो गई। तब से मैंने वीडियोस जो है वो बनाना शुरू किया। अर्निंग वर्निंग का तब भी नहीं पता था, बस वीडियो रिकॉर्ड की विदाउट एडिटिंग, ऐसे ही बस वीडियो रिकॉर्ड की, और वो शेयर वाले ऑप्शन से जाके यूट्यूब पे अपना वीडियो जो है वो मैं पोस्ट कर देती थी। और यही वीडियो जो है मेरे स्कूल में या आसपास के लोगों को, 1-2 स्कूलों को पता लग गया, तो मेरे जो टीचर्स थे वो आगे शेयर कर देते थे कि इस स्कूल में ये हाँ। एक्टिविटी हुई, वहां से एप्रिसिएशन और वहां से क्वेरीज आनी शुरू हुई, और उन्हीं वीडियो से क्वेरीज आनी शुरू हुई। ये सब चल ही रहा था कि फिर मुझे मतलब सेकेंड टाइम मैं प्रेग्नेंट हो गई, तो मुझे ये था कि अब क्या होगा मेरे बच्चों का, अब तो एकदम ऐसे हो जाएंगे, जीरो जाएंगे फिर से। अब मैंने इतना सब किया, मैं भाई 6 महीने की, फिर उसके बाद शायद मैं CCL लूं, इतने टाइम, और मेरे स्कूल में सिर्फ 2 ही लोग हैं, मैं और मेरी हेड टीचर, एंड 158 स्टूडेंट इन 5 क्लासेस। तो ऐसे में आप कैसे, एक अकेली टीचर जो मेरी हेड टीचर है, वो फिर कैसे संभालेंगी सारा स्कूल। तो मुझे लगा, मैंने कहा हाँ। मैम ऐसा करा करना, मैं ना सारी वीडियोस बना देती हूँ हर टॉपिक की, आप बस क्लास में फोन चला के रख दिया करना, जब आओ फोन चला के रख दिया मेरी वाली क्लास में, तो ये तो अपना इनका रिपीट भी होता रहेगा, और इनके लिए वैसे भी हेल्पफुल रहेगा। और बच्चों का स्कूल का एक ग्रुप बना दिया, व्हाट्सएप ग्रुप, कि ये सारी वीडियोस मैं यहाँ भेजूंगी, घर से भी बना के भेजूंगी, तो तुम लोग इसमें देखना। दिस वॉज अ ओके। बेसिक, मतलब ऐसे रीजन था जहां से मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया, जो मेरा माइंडसेट था। मेरे घर में नहीं पता था कि मैंने यूट्यूब जैसा कुछ कर लिया है, ऐसे ये भी कर रही हूँ, अच्छा। क्योंकि यहां हाँ। से बड़ी प्रॉब्लम, हाँ ये बिगेस्ट प्रॉब्लम थी कि अब ये भी होगा। जब मेरे मतलब इनिशियली हम्म। वीडियोस में सिर्फ मेरी वॉइस थी, और मेरे फादर इन लॉ को जब पता चला कि ये ऐसे ऐसे यूट्यूब पे कर रही है और इसने अपना मतलब आवाज से ऐसे वीडियो डालती है, तो बहुत मतलब बढ़िया वाला वो हुआ। पर इतनी जिद्दी मैं आज भी हूँ, तो मैंने कहा मैं क्या गलत कर रही हूँ, कुछ गलत थोड़ी ना कर रही हूँ, मैं तो करूंगी, ऐसे वाला ना कि मैं तो करूंगी। फिर अरे उसके बाप बाद रे। जब वहां पे मतलब मेरे घर पे भी बात की गई कि नहीं सुनती है भाई, देखो मतलब ऐसे ऐसे कर रही है, बोले हाँ नहीं ये शुरू से ही ऐसी है, ये तो सुनती ही नहीं है, मतलब शुरू से हाथ से निकली हुई है, ये नहीं सुनती है।
तो उनका भी हमेशा ये स्टेटमेंट। फिर अगला मैंने कहा यार ये तो चल गया, मतलब वॉइस, किसी ने कहा कि फेस दिखाते हैं तब ज्यादा व्यूज आते हैं। तो मैंने कहा हम हाँ। फेस भी दिखाएंगे, इतनी बुरी शक्ल थोड़ी ना है हमारी, हम फेस के साथ वीडियोस बनाएंगे। तो फिर स्टूडेंट के साथ फेस भी लाना शुरू किया, खुद का भी फेस। तो फिर तो अलग ही लेवल का मतलब हो गया एकदम बवाल घर में। हम्म। और हम्म। वो बवाल आप यकीन नहीं करेंगे, अभी 2.5 लाख 3 लाख तक वो एज इट इज रहा है। तो उसके बाद ये हुआ कि मतलब यही चलता रहा कि आप मत करो इस काम को, दिस इज नॉट गुड, लोग क्या बोलेंगे, मतलब आप फेस दिखा रहे हो, तुम्हें क्या पता कि कैसे कैसे, ऊपर से तुम अलग रहती हो, अलग अलग जगह रहती हो, अकेली रहती हो तुम, बिल्कुल कितना अनसेफ है तुम्हें क्या पता। बट वही वाली बात है कि जब आप एक सोच बैठे थे कि मुझे तो भाई एक आर्मी ऑफिसर, आपको तो जंगलों में रहना था, आपको तो पता नहीं किससे लड़ाई करनी पड़ सकती थी, वो वाला सिनेरियो वाला बंदा, ये कि मतलब क्या टेंशन है। बस मुझे इतना पता था कि मुझे किसी ऑनलाइन स्पैम और फ्रॉड में नहीं फंसना है, मतलब मुझे लालच में नहीं आना है, कितने भी लिंक्स आए, कोई कितना भी मेरे को ऑफर दे, मेरे को सिर्फ उसी का काम करना है जिसका मुझे समझ में आ रहा है, जिसको मुझे लग रहा है 100% श्योर हूँ। वरना तो जा रहा है क्लाइंट, जाओ, मुझे नहीं करना, मतलब मेरे पास टाइम ही नहीं। ऐसे मुझको हाँ। हमेशा ध्यान में रखा। बट इसमें फिर वही मैं बोलूंगी कि मेरे हस्बैंड का इतना सपोर्ट रहा कि वो बेचारे घुन की तरह से पिसते थे कि मेरे को ये जिद है कि मैं तो करूंगी, मैं यूट्यूब, मतलब मैं नहीं छोड़ूंगी यूट्यूब, चाहे कुछ भी हो जाए मैं यूट्यूब नहीं छोड़ूंगी, जिसको जो करना है जो बनता है वो कर लो। क्योंकि फिर मीटिंग ऐसे दोनों फैमिलीज की एक साथ बैठ के होती थी कि कुछ करिए और इसे रोकिए, क्योंकि ऐसे ना अब हमारी नहीं सुन रही है, तो भाई आपकी लड़की है, शायद आपकी सुन ले, वो पहले ही बोलते इतना जितना आज तक इसने सुन लिया इतना भी आप ही का सुना है, हमारी तो इसने इतनी भी नहीं सुनी कभी, हम तो इसी बात पे मतलब है कि आपकी इतनी कैसे सुन लेती है ये। तो फिर जी। फाइनली न्यूज़पेपर में आए, इधर मतलब इतनी इतनी ज्यादा पब्लिसिटी, सबके घर में शायद खुशियां होती होंगी, और मेरे घर में तो उस दिन ऐसे होता था, रोना पीटना खाना नहीं, कि मतलब देखो अब ये भी हो रहा है, न्यूज़पेपर में भी आ रहा है, देखो अब इसने ऐसे कर करके, ये वाली सिचुएशन आज तक रहती है कि। और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि वो बहुत ज्यादा इंट्रोवर्ड हैं या बुरे हैं, नहीं, वो बहुत ओवर प्रोटेक्टिव हैं, वो बहुत कंसर्न है मुझे लेके, बहुत ज्यादा प्यार एग्जैक्टली। करते हैं। दिस इज द एग्जैक्टली। ओनली रीजन। उन्हें ये डर है कि कहीं मेरे साथ कुछ गलत ना हो जाए, जो जनरल एग्जैक्टली। फीमेल टीचर्स को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आने से स्टॉप कर रहा है, जो फ्रॉड हाँ। है, जो स्पैम है। मेरी फैमिली को यकीन ही नहीं है कि मैं एक्चुअल में इतना कमा लेती हूँ यूट्यूब से और हम्म। हम्म। स्पॉन्सरशिप से। मतलब ऐसा होता है ना कि तुम जितने सब कमा रहे हो उतना मैं एक दिन में कमा लेती हूँ कभी कभी। अच्छा। अब उनको ये अब समझ में आ गया है कि एक्चुअल में जो कुछ चेंजेस हो रहे हैं घर में, कभी भी पैसा चाहिए, अच्छा पूनम से मांग लो, उसके पास होगा, कभी भी कुछ चीजें हैं, क्योंकि मैं खर्चा नहीं करती, मैं जोड़ जोड़ के रखती हूँ या इन्वेस्टमेंट करती हूँ। तो उन्हें ये रहता है कि अब सही है, मतलब सही चल रही है इसका मतलब। तो अब हम्म। ये टाइम आया है 3 साल बाद कि अगर एक्चुअल में मुझे काम है कि मेरा अभी मेरे ब्रांड के साथ मुझे काम करके देना है, और मैं ये कह दूं कि मम्मी मैं अगर मेरठ गई हुई, क्योंकि यहाँ की मालकिन तो मैं खुद ही हूँ, कुछ भी कभी भी कर लूं, बट अगर मैं मेरठ में हूँ तो मैं ये कह सकती हूँ कि मम्मी मुझे ना काम करना है, मैं थोड़ी देर के लिए ऊपर जा रही हूँ, कोई शोर मत करना। अदरवाइज ये सिचुएशन ही नहीं थी। तो दिस इज द बिगेस्ट ड्रॉबैक जो हमारे टीचर्स ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे नहीं आ रहे हैं, क्योंकि मेरे आसपास जो है तमाम सबका एक्सपीरियंस यही। मेरे बिल्कुल डिपार्टमेंट में बिल्कुल। भी ढेर मजाक बनाया जाता था कि मतलब इसे कोई काम ही नहीं है, यूट्यूब मतलब वीडियो बनाती रहती है। ऐसे कभी कुछ होता था, अरे अरे पूनम कैमरा ऑन कर वीडियो बना ले, तो वीडियो बनानी होती है ना। और हाँ हाँ सब हाँ। लोगों के मुंह उसी दिन बंद हुए, तब सारी चीजें मतलब ऐसे होने लगी, क्योंकि पहले गिने चुने 2-4 लोगों को पता थी। बट हम्म। अचानक से जब चीजें मीडिया में आई, न्यूज चैनल डीडी न्यूज आज तक इन पे चीजें पहुंची ना, तो मुझे भी नहीं पता था कि वो एक ग्रुप से मैं जुड़ी हुई थी, वहां से चीजें आगे बढ़ गई, मुझे भी नहीं पता था कि हम्म। ऐसा कुछ हो जाएगा। तब लोगों को वैल्यू हुई। अब वही डिपार्टमेंट अपने फायदे के लिए, कि मतलब हमारी वैल्यू बढ़ रही है ना, कि हमारा बेसिक का टीचर ये काम कर रहा है, वो फिर उस तरीके से यूज करने लगे। अदरवाइज बड़ी प्रॉब्लम थी कि आप ये मत करिए, आपकी वीडियोस से बड़ी प्रॉब्लम होती है हम लोगों को, क्योंकि आप ऐसे हाँ काम हाँ। करते हैं और वो बाकियों के लिए पॉलिसी बन जाते हैं, बाकियों को जबरदस्ती इंप्लीमेंट करने पड़ते हैं वो आपकी अच्छा अच्छा अच्छा। एक्टिविटीज। तो आपको मतलब अगर आप सोचो कि आप किसी लेवल पे काम कर रहे हो और करे जा रहे हो, बहुत स्मूथली सारी चीजें चल रही हैं, ऐसा नहीं होता, उसके पीछे का बहुत बड़ा स्ट्रगल होता है जो कोई व्यक्ति उस लेवल पे वहां पहुंच रहा होता है। एग्जैक्टली।
एग्जैक्टली पूनम मैम, एक्चुअली अभी जो आपने जिक्र किया ना कि बहुत सारे फीमेल टीचर्स जो है वो ऑनलाइन पढ़ाना या फिर यूट्यूब पे आने में झिझकते हैं, दिस इज एग्जैक्टली करेक्ट। बिकॉज अभी जो फिलहाल टीचर्स पढ़ा रहे हैं ना, लिटरली अगर आप उन टीचर्स के कमेंट्स में, अगर आप वीडियोस के कमेंट्स में जाके देखेंगे ना, तो मतलब इतना गुस्सा आता है लिटरली। बिकॉज मैं भी एक टीचर हूं, आप भी एक टीचर हैं, इतना गुस्सा आता है कि लाइक जो पढ़ाया जा रहा है भाई उसके ऊपर ध्यान देना। मैम आपने आज ना साड़ी बहुत अच्छी पहनी है, मैम आज आप बहुत सुंदर दिख रहे हो, मैम आपने आज बाल बांध क्यों रखे हैं। लिटरली इतने इतने डाउन लेवल के, डेफिनेटली, यस इतने यस, डाउन लेवल के एग्जैक्टली। जो ये मतलब इस वजह से फिर सामने वाले की भी हिम्मत नहीं होती कि अभी करे तो करे क्या। क्योंकि एक्चुअल में सामने वाला जो बंदा कर रहा है वो इतना नोबल कॉज है, इतना इतना अच्छा प्रोफेशन है, बट स्टिल आई डोंट नो बिकॉज ऑफ सम पीपल दिस इज जस्ट हैपनिंग। तो उनसे तो अभी क्या ही किया जा सकता है, उनको हाइड किया जा सकता है, उनको ब्लॉक किया जा सकता है कि आगे से भैया इनके कमेंट्स दिखे ना। आप जो है कुछ ऐसे फीमेल टीचर्स जो यूट्यूब पे आना चाहती है, ऑनलाइन पढ़ाना चाहती है, आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगे कि व्हाट यू शुड डू, अगर ऐसी चीजें आती तो कैसे टैकल किया जाए, और डरना बिल्कुल नहीं है, ये आप जरा इस पॉडकास्ट के जरिए बताइए। डेफिनेटली श्रेया, देखो आप जहां पे जिस भी पॉइंट पर आप डर गए ना ऑनलाइन, वो आपको बोल रहे हैं, वो तो आपको कमेंट्स ही बोल रहे हैं ना, कमेंट्स में आपके पास तो प्लेटफॉर्म है बोलने का। जब मेरे को इनिशियली होता था, अब तो खैर इतना नहीं होता, और मेरे को इतने सारे कमेंट्स पढ़ने का, वैसे मैं थोड़ी ज्यादा बिजी हूँ तो इतना पढ़ भी नहीं पाती हूँ मैं। अदरवाइज एक एक कमेंट जब आप सुबह उठ के पढ़ रहे हो और वो आपको कुछ ऐसा उल्टा बोल देते थे, तो मुझे इतना डर लगता था, हाय राम अगर ये पापा ने पढ़ लिया तो। वो इसीलिए हाँ तो मना हाँ। करते हैं कि अब तो फिर बंद ही हो जाना है, ठीक है। और एक्चुअल में उन्होंने पढ़ा है, क्योंकि फिर ऐसे बिजी, आज भी वो मुझसे ज्यादा मेरा चैनल देखते हैं, मेरे कमेंट्स और सब सब देखते हैं, वो मेरा इंस्टाग्राम, फेसबुक, मतलब मैंने हर जगह से उन्हें ब्लॉक कर रखा है, वो दूसरे से अकाउंट बना के देखते हैं, मतलब मम्मी के अकाउंट से भी देख लेते हैं कि कर क्या रही है, अच्छा। ये सब सही है या नहीं है। तो ऐसे सिचुएशन में आप क्या प्रोस्पेक्ट लेके, आप क्या दिमाग लेके काम करने की सोच रहे हो, और ऐसे लोग आपको नीचे खींचने की कोशिश करते हैं, आपको डीमोटिवेट करते हैं। बट आपको ऐसा बिल्कुल। होना नहीं देना है, क्योंकि अगर मेरे को क्या स्टेटमेंट मिलती है मेरे डिपार्टमेंट में भी समटाइम, जो ऐसे मतलब कुछ लोग होते हैं ना जो जिन्हें कि अरे कर रही है, मतलब पैसे के लिए कर रही है, पहले स्टेटमेंट कि पैसे के लिए कर रही है, ठीक है, पैसे ऑब्वियस है, पैसे के लिए कर रही हूँ, तो जेन्युइन है ना, पैसा मिल रहा है, मैं क्यों मना करूं अगर मुझे मिला। मैंने तो पैसे के लिए स्टार्ट नहीं किया था, मुझे तो बाद में पता चला कि हाँ पैसा भी मिलता है भाई, तो अगर हाँ। मिल रहा है तो मैं क्यों मना करूं। भाई मेरा लाइफ स्टैंडर्ड जो है वो इंक्रीज हो रहा है। दूसरी बात, मैं इतनी बेबाक हो गई हूँ उस चीज को लेकर कि आज मुझे जरूरत ही नहीं होती कि सरकारी योजनाओं के थ्रू मेरे स्कूल में कोई लाभ हो। मुझे स्कूल में मुझे लगता है इन्वर्टर होना चाहिए, क्योंकि मैं स्पीकर लेके आई हूँ, उसे कैसे चार्ज करूं। मैंने अपने स्कूल में इन्वर्टर लगवा लिया, तुम लगवा के दिखा दो, 100 रुपए तुम नहीं खर्च कर सकते इन बच्चों के नाम पर। स्मार्ट हाँ क्लास हाँ मैं हाँ। प्लान कर रही हूँ अपने स्कूल में, वो कैसे मैं कर पा रही हूँ, क्या मैं अपनी सैलरी से ये सब कर लूंगी। और लोग तो हम्म। करोड़ों कमाते हैं, उनके अंदर का जज्बा होना चाहिए कि वो उस करोड़ों में से किसी दूसरे के लिए खर्च करने का दिल रखते हैं नहीं रखते। तो वो मैं कर एग्जैक्टली पा रही हूँ। दूसरा फैक्टर बोलते हैं कि फीमेल है, आधे से ज्यादा हाँ लोग तो इसलिए देखते हैं क्योंकि फीमेल है, देखने के हाँ। लिए चैनल पे आ जाते हैं, उनके मतलब की वीडियो नहीं होगी। तो मुझे इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं कह रही हूँ मुझे तो इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये तुम्हारा थॉट है ना कि ऐसा है कि लोग देखने के लिए आ जाते हैं, तो ठीक है। अगर आपको लगता है आप डिजर्विंग है, देन स्टार्ट, शुरू तो करो। बहुत बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। मेरा सीधा कहना है, अगर हेल्प चाहिए तो मुझे बताओ, अगर बिल्कुल। शुरुआत कैसे करनी है आपको तो मुझे बताइए, बट आप शुरुआत तो करिए। अगर आपको लगता है लोग शायद देखने के लिए आ जाएंगे, क्योंकि वाकई में लोग चलिए देखने के लिए आते हैं, क्योंकि ऐसे ऐसे व्लॉग चैनल्स हैं गांव के या फिर इधर उधर के, लोग उन्हें देखने के लिए लाखों लाखों व्यूज आते हैं। हाँ ऐसा हाँ। नहीं है ना कि वो काम नहीं है। तो वो फीमेल जो ये सोच के बैठी है कि तुम्हारे आसपास के लोग क्या प्रतिक्रियाएं देंगे, उनकी जुबान तो उस दिन अपने आप बंद हो जाएगी जब आप ग्रो करते हुए दिखेंगे। बट आप आज काम एग्जैक्टली कर रही हैं, मुझसे इन्फ्लुएंस होके आप एकदम तैयार हो गए कि मैं तो भैया कल से यूट्यूब चैनल ही बना दूंगी। आपने वीडियो डाली ना, आपने कुछ चीजें सीखी ना कुछ, आपने 2 दिन 4 दिन करके छोड़ दिया, यानी आपने जिल्लत भी सही, आपने गालियां भी सही, और किया कि आपने कुछ उखाड़ा तो नहीं ना, आप तो रुक गए दूसरों के कहने से, फिर क्या फायदा हुआ। बिल्कुल। जब आप ठान चुके हैं कि आपको करना है तो उसको आपको कंसिस्टेंसी बनानी पड़ेगी। देन डेफिनेटली नॉट ओनली यूट्यूब, यूट्यूब तो एक जरिया ये रह जाता है कि आपकी वीडियो जाती है, उसके अलावा आपकी एक अलग पहचान बन जाती है। आप अगर एक ऑनलाइन फेस बन रहे हैं तो तमाम ऐसे प्लेटफॉर्म है जहां पर वो फेस, वो आपका ब्रांड बन जाता है।
और खाली बिल्कुल चेहरा दिखा के ही थोड़ा ना लोग कमा रहे हैं, लोग तो अपनी वॉइस से भी कमा रहे हैं। ऐसे कितने चैनल हैं जहाँ पे लाखों लाखों व्यूज हैं और लोग कमा रहे हैं जस्ट कि वो अपनी वॉइस से रिलेटेड मतलब वॉइस ओवर वीडियोस डालते हैं। तो हम्म। मतलब टारगेट करना होगा फीमेल्स को स्पेशली, मैं कहती हूँ जिन्होंने अपने आप को रिजिड कर रखा है कि ये हमें रोक लेगा, वो आप खुद रोके हुए हो खुद को। कोई नहीं रोक सकता, हम्म। कोई क्या उखाड़ लेगा आपका जब आप ठान के बैठे हो कि यहाँ काम करूंगा, मुझे अर्निंग होगी, मुझे पैसा मिलेगा, या फिर बिल्कुल मैं मतलब कुछ साबित करूंगा। तो जब आप साबित कर ही दोगे तो वो आसपास वाले जो आपसे नीचे हैं वो आपको कैसे जज करेंगे फिर। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा पूनम मैम आपने। और आई लाइक मैं ये बताना चाहूँगा कि जो जितने भी फीमेल एजुकेटर्स हैं या टीचर्स हैं जो यूट्यूब पे या ऑनलाइन पढ़ाना चाहते हैं, देखिए लाखों लोग जो है आपको रोकेंगे, टोकेंगे, कुछ कहेंगे, कुछ ऐसी बातें कहेंगे जो मैंने अभी जस्ट बताई, मुझे दोहराने में भी वो सही नहीं लग रहा है। ऐसे भी कमेंट्स आपको आएंगे, बट आईने में जो आपको इंसान दिख रहा है ना, उसको थोड़ा स्ट्रांग बना लीजिए, क्योंकि उसको बड़ा बनाना है आपको। ये जब आपके दिमाग में थॉट प्रोसेस रहेगी ना, आप रुकिए मत, बिकॉज ये वही चाहते हैं कि आप रुक जाइए। आपको रुकना नहीं है, आपको वो नहीं करना जो वो चाहते हैं, आपको वो करना है जो आप चाहते हो। सो प्लीज प्लीज कंटिन्यू, स्टॉप मत करिए। कि आप मत करिए, हाइड भी मत करिए, ब्लॉक भी मत करिए, जी आपका कमेंट सेक्शन बढ़ा रहे हैं। अगर बहुत ऐसा हाँ है तो वो यूट्यूब हटा देता है। अगर आपको लग रहा है कि हाँ। कुछ ऐसा है जो आपको स्पैम फ्रॉड ये वो बोल रहा है, लेट देम बी देयर। क्योंकि अगर आप एक्चुअल में काम कर रहे होते हैं ना तो आपकी ऑडियंस ही उसे लताड़ना शुरू कर देती है। वो व्यक्ति आपके एक हम्म। वीडियो में कमेंट करेगा, दो में करेगा, ठीक है, बट अगर आपकी पॉजिटिव ऑडियंस है ना तो वो उसको रिप्लाई करने लग जाती है। तो वो आपका एक ऐसे कहते हैं ना, वो भी एक चैट सेक्शन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ऐसे नेगेटिव जी पॉजिटिव वाला। क्योंकि वो आपकी भी एक कुछ है। ऑडियंस तो आती ही चैट पढ़ने है, तो एटलीस्ट वो हम्म। वहां एंगेज्ड है, वो अपना यस यस। ओपिनियन आपको लेकर एक माइंडसेट बना रही है कि क्या सही है, दो जो डिस्कशन चल रहे हैं इनमें से क्या सही है। हम्म फिर वो आपके और कंटेंट को फॉलो करती है, तब वो अपना एक हम्म माइंडसेट बनाती है। तो उन्हें वही हम्म। रहने दीजिए, क्योंकि वो उनकी मां से हम क्यों अपना टाइम खराब करें कि उन्हें डिलीट करे, उन्हें ब्लॉक करे, उन्हें हाइड करे। तुम जैसे हो तो कहां कहां से हाइड करेंगे आप, समाज से तो हाइड हम्म। नहीं कर सकते ना। नहीं, ये जो मैम आपने, पूनम मैम, ये जो आपने मेंशन किया ना कि अगर आपके इसमें कुछ फॉल्ट है या कुछ गलती है या फिर कुछ ऐसा एडिटिंग वगैरह या फिर ऑल ओवर वीडियो में कुछ अगर रह गया हो, तो अगर सजेशंस आ रहे हैं सो दे आर मोस्ट वेलकम। बट मैं बात कर रहा था उन यूजर्स के कमेंट्स की जो कि बिल्कुल ही भद्दे होते हैं, जिनका मैं मेंशन यहाँ पे करना भी नहीं चाहूंगा, आई नो ऐसे आई ऐसे नो कमेंट्स आई होते नो। हैं। हाँ। वैसे तो यस यस। तो वैसों को तो मुझे लगता है एंटरटेन नहीं करना चाहिए, ना विजिबल रखना चाहिए, क्योंकि ये वो, बिकॉज यूट्यूब बहुत प्योर प्लेटफॉर्म है और मैं नहीं चाहता कि, या फिर कोई भी नहीं चाहेगा एक क्रिएटर, कि उसके वीडियो के कमेंट सेक्शन में कुछ ऐसी चीजें रहे। तो स्पेसिफिकली उन चीजों के लिए मैं कह रहा था। बाकी जो और अलग अलग चीजें हैं जो कि कुछ लाइक आपको पर्सनली कुछ हिट कर देते हैं या फिर वीडियोस के बारे में बताते हैं, उनको तो संभाल लेगी आपकी पॉजिटिव ऑडियंस। वो तो बिल्कुल सही कहा आपने। दैट इज शॉर्ट पॉइंट दैट इज टू बी नोटेड एग्जैक्टली। अब अगला सवाल पूनम मैम जो है, मैं टीचर से रिलेटेड पूछना चाहूंगा। अभी आपके पास इतना तगड़ा टीचिंग का एक्सपीरियंस है, आप इतने बच्चों को पढ़ाते हैं, बहुत सारी डिफिकल्टीज आती हैं बट फिर भी आप रास्ता निकालते हैं। एक एक ऐसी क्वालिटी जो कि हर टीचर में होनी चाहिए, मतलब अगर मैं किसी को टीचर कहूँ या फिर मैं किसी को टीचर बोल रहा हूं ना, तो उसमें भाई ये क्वालिटी तो होनी ही चाहिए। कौन सी क्वालिटी है वो आपके हिसाब से? अकॉर्डिंग टू मी, जो मेरा इतने साल का एक्सपीरियंस है, एग्जैक्टली मैं वही बता रही हूँ आपको कि मुझे, या आपसे मैं पूछती हूँ कि आप बताइए कि आपको अपना मैथ्स का कौन सा टीचर याद है, किस क्लास का टीचर जो है आपको मैथ्स का आज तक याद है। जी मुझे मैथ्स का तो नहीं, मुझे लाइक 11th 12th में जब मैं था, तो देयर वाज वन टीचर, एक्चुअली इट वाज लाइक ट्यूशंस टीचर, जो मुझे याद है, जिन्होंने केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी मुझे पढ़ाया करते थे। तो वो मुझे एक याद है अभी भी। मतलब गुड बुक्स में और बैड बुक्स वाले हैं। गुड बुक्स, गुड बुक्स। मैं टीचर्स के बारे में बुरा नहीं बोलता, बट मैं न्यूट्रल रहता हूं। अगर मेरा ओपिनियन कुछ अलग है ना टीचर्स के बारे में, सो मैं न्यूट्रल रहता हूं। मैं ना पॉजिटिव बोलता हूं ना नेगेटिव बोलता हूं। बट हाँ, जिन्होंने मेरे लाइफ के ऊपर बहुत ज्यादा इंपैक्ट किया है, मैं उनको शॉर्ट पॉजिटिव बुक्स में अपने रखता हूं, गुड बुक्स में रखता हूं। वो तो एक टीचर थे मेरे। हाँ, तो वो जो यही यही है इसका आंसर एग्जैक्टली, कि अगर टीचर वाकई में गलत नहीं होता, कुछ बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, कुछ बहुत रूड होते हैं, कुछ बहुत फॉर्मल होते हैं, बट वो भी आपकी लाइफ को कोई लेसन देके गए होते हैं एज अ टीचर। आज मैं ये पर्सनली एक्सपीरियंस करती हूँ कि समटाइम हम भी हार्ड हो जाते हैं, बट हमें वही टीचर क्यों याद होता है जो हमारे बहुत करीब होता है,
वही सब्जेक्ट क्यों हमारा हाँ फेवरेट बन जाता है जो हमारे बहुत करीब होता है टीचर। मैंने आपको बताया ना, हाँ। ज्योग्राफी जैसा सब्जेक्ट इंग्लिश में ही था, बट अब तक ज्योग्राफी समझ में नहीं आती थी। एक टीचर आई, वो डेमो देने आई थी एक्चुअली, उन्हें नहीं पता था कि मैं किस बैकग्राउंड से हूँ, मैं एक गंदी बच्ची हूँ क्लास की, मुझे पढ़ना नहीं आता है, बट मैं सेकेंड डेस्क पे बैठी हुई थी, और उन्होंने जो समझाया वो हिंदी इंग्लिश मिक्स करके समझाया। अब वो मिक्स करके समझाया तो वो मुझे बहुत अच्छे से समझ में आ गया, और जब उन्होंने क्वेश्चन पूछा तो मैंने आंसर दे दिया। तो उन्हें लगा ये लड़की इस क्लास की शायद इंटेलिजेंट बच्चों में से आती है, दो तीन सवाल पूछे, दोनों तीनों मैंने, तो वो फाइनल सेलेक्ट हो गई स्कूल में, अब वो हमारी ज्योग्राफी की टीचर बन के आ गई। तो जब रिजल्ट आया ना, जैसे कि मतलब एग्जाम का, तो सब बच्चे की अच्छा फर्स्ट कौन आया, सेकंड, तो पूनम तुम क्या आई हो, तो सारी क्लास हंसने लगी थी जोर से, क्योंकि ज्योग्राफी में हाँ। मेरे आउट ऑफ मार्क्स थे। तो इस उम्मीद में हम्म। उन्होंने पूछा होगा कि ये भी रैंकर होगी क्लास की, तो सब लोग हंसने लगे, मैडम ये तो पास हो जाए वही बहुत बड़ी बात है, और तुम्हारे सब्जेक्ट में तो कैसे आ गए। अब दिस इज द बिगेस्ट एग्जाम्पल कि टीचर इंपैक्ट करता है टीचर को, और कौन से वाला टीचर, जो अपने सब्जेक्ट में एक्सपर्ट है वो नहीं, बिल्कुल भी नहीं। टीचर तो हाँ सीख हाँ ही हाँ। जाता है, पहले सत्र में आप एज अ फ्रेशर आपने ज्वाइन किया, आपको बुक के बारे में नहीं पता था, टीचर बने हो तो ऐसा तो है नहीं कि आप एकदम गुड़गोबर हो, आपको नॉलेज तो होगी, ठीक है, बट बिल्कुल। आपको बुक्स के साथ आप फैमिलियर नहीं थे, तो फर्स्ट सेशन आपका सीखने में निकल जाता है, चैप्टर्स को सबको समझने में। सेकेंड सेशन में आप और स्ट्रांग हो जाते हो, और बेटर एग्जाम्पल्स और बेटर टीएलएम्स अपने बच्चों के सामने प्रेजेंट करते हो। बट बच्चों से वही टीचर जुड़ पाता है जो बच्चों से इमोशनल बॉन्डिंग से जुड़ा हो। इमोशनल में ऐसे हाँ। नहीं है कि आपने बिल्कुल उन्हें सिर पे बिठा रखा है, आप उन्हें डांटने का, मारने का और प्यार करने का सारे हक आप रखते हो। जब आपको लग रहा है कि गलत हम्म। कर रहा है, कि अच्छा मेरी क्लास के बच्चे ने ऐसे, मतलब मेरे बच्चे ने ऐसा कर दिया, उन्हें बताया मेरी नाक कटवा दी, मतलब मैं तो अब बस, मतलब तुमसे मेरा मतलब नहीं है, तो ऐसे में बच्चा बिल्कुल हक कर ले टीचर को आके कि अच्छा मैम सॉरी, अब ये मुझसे गलती हो गई, हाँ बस आप हाँ नाराज मत होइए। आपका नाराज होना मेरे लिए बहुत वैल्यू रखता है, ठीक है। तो वो हाँ। वाले टीचर जो होते हैं, बस ये क्वालिटी चाहिए एक टीचर के अंदर, जी जी। जो अपने बच्चों से जुड़ा हुआ हो। बिल्कुल। एक एक भरोसा होता है कि हर एक टीचर का, लाइक स्टूडेंट जो है वो भरोसे का और प्यार का और एक तरीके से एक बेटर नॉलेज का भूखा होता है। अगर वो एक टीचर से मिल रहा होगा ना, तो वो स्टूडेंट कभी ना उसका भरोसा तोड़ेगा, क्योंकि वो चाहता है कि यार ये जुड़ा रहे मेरे साथ। ये एकदम एग्जैक्टली आपने प्रिसाइज यहाँ पे बात की है। एक और जो अगला, जो इसी की कंटिन्यूएशन में क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगा, वो ये है कि अभी तक ऐसा कोई कमेंट, वैसे तो कमेंट्स के बारे में हम बहुत बात कर चुके हैं, बट नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट सम पॉजिटिव थिंग्स, कि एक ऐसा कमेंट आपने पढ़ा होगा या फिर देखा होगा, या फिर कोई ऐसा लाइक फैन आपका आपसे आके मिल गया, कोई एक ऐसा इवेंट आपको याद है, कोई ऐसा एक कमेंट याद है जिसने आपका दिन बना दिया, कि मतलब अरे वाह यार, ये तो बहुत बढ़िया है, ये बहुत बढ़िया हुआ, चलो आज मुझे बहुत लाइक अच्छा फील हो रहा है बिकॉज ऑफ द फीडबैक दैट आई एम रिसीविंग फ्रॉम माई स्टूडेंट। ऐसा कोई वाकया आप शेयर करना चाहेंगे? डेफिनेटली ऐसी चीजें अब तो होती रहती है, मतलब माँ बाप के साथ हो जाती है, और बहुत प्लीजिंग होती है, उतना ही खुशी होती है हमेशा। बट फर्स्ट टाइम मुझे मतलब मेरी जो मैक्सिमम ऑडियंस शुरुआत में मैंने जुड़ी, वो पाकिस्तान से रही है, और मैं पाकिस्तान को लेके भी ना, मैं उनमें से नहीं हूँ कि मुझे ना पाकिस्तानी पसंद, ना मुझे मुस्लिम पसंद, ना मुझे मतलब पाकिस्तान के लोग, मेरा माइंडसेट ऐसा नहीं रहा। मुझे लगता है वहां भी लोग हैं, हम भी लोग हैं, और जो प्रॉब्लम्स है वो पॉलिटिकल है। एज एसएसटी स्टूडेंट भी मैंने ये सब चीजें पर्सनली देखी, तो मेरा किसी को लेके लाइफ में नेगेटिव है ही नहीं थॉट, किसी को भी लेकर, किसी हाँ भी व्यक्ति को लेकर, मुझे लगता है उसकी अपनी परसेप्शन होती है। तो जो मेरी पाकिस्तानी ऑडियंस मुझसे जुड़ी, और उनका मतलब मुझे अप्रिसिएशन, उनका मुझे सुनना, ऐसा सुनना कि कोई मुझे बेटी बना रहा है, कोई मुझे बहन बना रहा है, वो कह रहे हैं कि हम आपके लिए वहां से गिफ्ट्स भेजेंगे, मतलब वो चीज मुझे इतना इम्पैक्ट कर दिया। और आज तक वो लोग मेरी वीडियो में पहले व्यूअर होते हैं, कुछ ऐसे लोग हैं ना जो आपसे इनिशियली जुड़े हुए हैं, तो वो बहुत ज्यादा हम्म। खुशी मिलती है। दूसरा कि आप, अब जैसे मैं कहीं जा रही हूँ, अभी मेरा एक इंटरव्यू था अमर उजाला के साथ यही बरेली में, डिग्री कॉलेज में, ठीक है, वहां पर उन्हें नहीं पता था कि मैं बेसिक की टीचर हूँ, क्योंकि मैं डिग्री कॉलेज के टीचर्स को लेक्चर रिप्रेजेंट कर रही हूँ, आइडियल टीचिंग बता रही हूँ, बट मैं तो बेसिक की टीचर हूँ। अगर ये पता हाँ चले मैं बेसिक के टीचर हूँ तो मेरी क्या वैल्यू, वो तो डिग्री कॉलेज के टीचर्स हैं। बट उनमें से एक टीचर थी जिन्होंने अभी ज्वाइन किया था, एंड शी वाज माय फॉलो, वो मुझे फॉलो हम्म। करती थी, और वो बहुत मतलब ऐसे वाली फैन थी कि उन्होंने देखते ही वहां जितने लोग थे सबको सबको बताना शुरू कर दिया, और फिर उसके बाद हाँ बीच में से ही आ गई वो मेरे पास। बट मेरे को क्या शर्म है कि मैं बेसिक की टीचर हूँ, और ऐसा है कि पेरेंट्स भी बोलते हैं कि भाई आप बेसिक से ऊपर बढ़िए, आप मतलब माध्यमिक के लिए अप्लाई करिए यहाँ,
नहीं, यहाँ बहुत काम है करने के लिए, यहाँ एग्जैक्टली बहुत काम है। अगर इनकी नहीं बना दी तो ऊपर वाले तो उनके तो मजे ही आ जाने हैं ना, वो तो आराम से कर ही लेंगे सारी चीजें। तो वो हाँ वाली खुशी जो थी कि इतनी भीड़ में से वो आकर फिर कि मैम सेल्फी लेनी है आपके साथ, और मैम आप बहुत अच्छे हो, और सारी आप इतना मोटिवेट। ऐसे भी होता है जनरली, अगर कोई ज्यादा परेशान है तो मैं इंस्टाग्राम पे मतलब बात कर लेती हूँ कॉल पे उससे, इंस्टाग्राम कॉल पे, अगर किसी को गाइडेंस की जरूरत होती है। और इंटरव्यू टिप से जब लोग कहते हैं कि मैम सिलेक्शन हो गया मेरा जस्ट बिकॉज आपकी वजह से, वरना इससे पहले भी मैंने इंटरव्यू दिए थे, सिर्फ आपकी वजह से मैंने सिलेक्शन हो गया, जबकि आपने ना मुझे कोई ट्रेनिंग दी है, ना आपने मुझे मेरे सब्जेक्ट में एक्सपर्ट किया, बट कैसे मैं अपने आप को वहां प्रेजेंट करूं, आपने सिर्फ ये सिखाया और मेरा सिलेक्शन हो गया। तो वो चीजें बहुत हम्म ज्यादा खुशी देती है। और अब जब डिपार्टमेंट में ही, क्योंकि न्यू कमर्स आ रहे हैं भाई, मेरे को 6-7 साल हो गए यहाँ पर, बट जो अभी नई भर्तियां हो रही है उसमें नए बच्चे आ रहे हैं, और मेरा चैनल उसी कैटेगरी का है, तो नए बच्चे कहीं ना कहीं मुझे देखते हैं। अब बरेली की ही जी जी ऑडियंस, अभी हमारे यहाँ पर स्टेडियम में वो थे बच्चों के गेम्स थे, तो वहां पर दो ऐसे टीचर्स जो हैं 69,000 भर्ती के आ गए, जो डर रहे थे काफी देर से कि है तो ये वही मैम जिन्हें हम देखते हैं हम्म। यूट्यूब पर, बट इनसे बात करें ठीक लगेगा इन्हें। और फिर वो अगर ना फीमेल से जाके आप बात कर रहे हो, कभी कुछ ऐसे कुछ उल्टा ना बोल दे, डिपार्टमेंट में कोई कुछ ना कह दे, तो बड़े डरे सहमे से मेरे पास आया। और फिर जब उन्होंने मुझे बताया, फिर फोटो, फिर अपने ब्लॉक के सारे टीचर्स को बताया, बोले हम तो इन्हें पहले से ही जानते हैं, तुम ही नहीं जानते होंगे कि ये यहाँ पे हैं बरेली में, हम तो बहुत पहले से हाँ जानते हैं इन्हें। तो वो चीजें एग्जैक्टली आपको खुशी देती है कि आप सही बिल्कुल डायरेक्शन में सही चीज के लिए मेहनत कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये वो जो इवेंट्स होते हैं, वो कमेंट्स होते हैं, कुछ अलग ही होते हैं, और एक वो कंटेंट क्रिएटर जान सकता है, उसकी खुशी जान सकता है, जो कि आपके चेहरे से, आपके लफ्जों से झलक रही थी। एक एक आखिरी सवाल इस पॉडकास्ट का, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल मैं पूछना चाहूंगा। वैसे तो आपका ये जो थ्रू आउट जितनी भी 50 मिनट या फिर 55 मिनट का अभी तक पॉडकास्ट हुआ है, इटसेल्फ वो इस सवाल का जवाब दे ही देता है, बट फिर भी एक्सप्लिसिटली मैं इस क्वेश्चन को मेंशन करना चाहूंगा कि आजकल जो है स्टूडेंट्स की अगर लाइफ में, मैं कह सकता हूं कि लाइक उन्हें छोटी उम्र हो या फिर ग्रेजुएशन की उम्र हो या पोस्ट ग्रेजुएशन की उम्र हो, उसमें कुछ दिक्कतें तो आनी, बिकॉज ये लाइफ है, अप डाउन आने होते हैं, ठीक दिक्कतें है। आते हैं। बट यहां पे ना स्टूडेंट्स, कुछ स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूं मैं, कि वो हैंडल नहीं कर पाते, प्रेशर को हैंडल नहीं कर पाते। वो प्रेशर किसी भी तरीके का हो सकता है, पीयर प्रेशर हो सकता है, रिलेटिव की तरफ प्रेशर हो सकता है, या फिर कुछ जॉब का प्रेशर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है लाइफ में प्रेशर, उसे हैंडल नहीं कर पाते, और फिर ऐसी दिशा को चुन लेते हैं जो कि बिल्कुल गलत है। मैं सुसाइड की यहां पे बात कर रहा हूं। तो वो दिशा को वो चुन लेते हैं और वो काम वहां पे वो कर देते हैं, जो कि बिल्कुल ही गलत है, वहां पे नहीं जाना चाहिए। अब आपके सामने दोस्तों यहाँ पे जो है मैम बैठी हुई हैं, उन्होंने स्टार्टिंग से लेकर अभी तक का पूरा सफर बताया। इट वॉज नॉट एट ऑल अ केक वॉक, बिल्कुल भी आसान नहीं था, इतनी सारी मुश्किलें आई, इतना सारा प्रेशर आया, बट उन्होंने एक चीज पकड़ के रखी थी, जिद पकड़ के रखी थी वो, और जिद के बलबूते ही वो आज यहाँ पे बैठी है। तो मैं आपसे ही मैम ये पूछना चाहूंगा कि आप उन स्टूडेंट्स को कुछ अपने शब्दों के द्वारा कुछ बताने की कोशिश कीजिए, जो कि यार इस ट्रैक पे मत जाओ, प्रॉब्लम्स आएंगी, मुश्किलें आएंगी, बट सॉल्यूशन आपके अंदर है, आप खुद हो। तो आप कुछ इसके बारे में बताइए। यस। जी मैं कहती हूँ ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे शायद सारी दुनिया आपकी वीडियो को इसको देखेगी। उस पर आज तक मैंने ये शेयर नहीं किया है किसी के साथ, जो आपने वर्ड किया ना सुसाइड, जो वर्ड आपने यूज किया है, मैं इस पे से गुजरी हूँ एक्चुअली। मैंने भी ओके अटेम्प्ट किया है, क्योंकि जिद्दी होने के नाते जब मुझे मेरी चीज मिली नहीं, और यहाँ पर बैरियर मेरे पेरेंट्स नहीं थे, मेरे फ्रेंड्स नहीं थे, मेरे रिश्तेदार नहीं थे, मैं खुद थी, और मुझे लगा मेरी किस्मत थी जिसने मेरा साथ नहीं दिया। तो उस किस्मत को कोसने के चक्कर में, ये कोसने के चक्कर में कि मैंने तो जो ठाना था वो अचीव ही नहीं किया, तो नाउ दी एंड, मतलब ऐसा करते हैं कि अब सुसाइड करते हैं। और मैंने ओके। इसकी कोशिश भी करी, मैंने इसकी कोशिश भी करी लिटरली, आप यकीन नहीं करेंगे, मैं घर से भी चली गई, मैं पूरा दिन, घर के पास ही स्टेशन था, मैं पूरा दिन वहां बैठी रही ये सोच के कि कौन सी ट्रेन के नीचे मैं कट के मरूं, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था। मेरठ का जो सिटी रेलवे स्टेशन है, मैं वहां बैठी रही, मैं पूरा दिन मैं रोती रही, और बस मैं ये सोचती रही कि मैं जो है किस ट्रेन के नीचे मरूं। मुंबई की एक ट्रेन आई थी, तो मुझे लगा कि चलो मुंबई चले जाते हैं, मतलब मरते नहीं है, मतलब मरा ही नहीं जा रहा था मुझसे, रो रही थी, गुस्सा आ रहा था, बट मुझसे मरा नहीं जा रहा था। तो मुझे लगा चलो मुंबई चले जाते हैं। फिर मुझे ये भी सुना था, मूवीज में देखा था कि मुंबई में तो बेच देते हैं यार, कम से कम यहाँ मम्मी पापा के पास तो है, अगर ऐसा कुछ हो गया तो फिर तो वैसे ही जिंदगी खराब हो जाएगी, फिर लोग क्या बोलेंगे तुझे। तो वो वाला भी मुझे, तो ऐसे में वेट ही कर रही थी कि अभी मतलब मर जाऊंगी, शाम तक बैठी हूँ, घर वाले तो ढूंढते ही रहेंगे, मर ही जाना है शाम तक। बट वहां पे क्या था, स्टेशन पे जो देखा है, स्टेशन पे लोग रहते हैं, उनके छोटे छोटे से बच्चे होते हैं, वो ऐसे बिल्कुल कपड़े नहीं होते, ठंड का टाइम था, वो बच्चे खेल रहे हैं अपना, ऐसे ही घूम रहे हैं।
फिर मैं उन बच्चों को देख रही थी वहां पे बैठ के कि वो इतने अच्छे से खेल रहे हैं और ये पढ़ते भी नहीं है, ये ऐसे ही रहते हैं, मतलब ऐसे लोगों के प्रति मेरे मन में शुरू से बहुत ज्यादा सिंपैथी रही है। तो मैंने कहा यार इससे बढ़िया मर क्यों रही है, ऐसे रहते हैं, इन्हीं लोगों के साथ घर नहीं जाएंगे, मम्मी पापा के पास भी नहीं जाएंगे, उनसे मतलब नहीं रखेंगे जिससे कि कोई मुझे ये कहे तू तो फेलियर हो गई, इन बच्चों के साथ यहीं रहूंगी स्टेशन पे। जबकि घर और स्टेशन में ज्यादा डिफरेंस नहीं था, 1-1.5 किलोमीटर का था, बट फिर भी मैं ये प्लान कर रही थी कि अब मैं स्टेशन पे ही रहूंगी परमानेंट और इन बच्चों को पढ़ाया करूंगी, क्योंकि जितना मैंने पढ़ा है वो तो मैं इन्हें पढ़ाई दूंगी, अब इन्हीं लोगों के साथ में रहूंगी। तो वो फेज था, वहां से भी शाम तक घर वालों ने ढूंढ लिया, जैसे तैसे ले आए, फिर सारे रिश्तेदारों का एक इकट्ठा वो बनाया गया, मेरे को मेरे चारों मेरे रिश्तेदार घेर के बैठ गए कि ये क्या कर रही थी, और मतलब देखो मेरी मम्मी ने हाथ जोड़ लिए कि मतलब मेरे ऊपर तो इतना बड़ा धब्बा लग जाएगा कि सगी माँ नहीं थी, और देखो ऐसी इन्होंने परवरिश करी है कि बच्चा जो है ये कदम उठा रहा है, तो अपना आप इसे यहाँ से ले जाइए, मतलब अब इसे ले जाइए आप लोग यहाँ से। तो वो सिचुएशन फिर मुझे लगा कि ये तो और ही ब्लंडर हो गया, मतलब मम्मी के ऊपर क्वेश्चन मार्क लग गया, कर क्या रही थी, और मतलब लोग तो मम्मी को ही बुरा बोलेंगे। तो मैंने कहा अब तो पक्का ही मर जाना चाहिए, अब तो कोई ऑप्शन नहीं बचा है। फिर दूसरा अटेम्प्ट सोचा कि और दूसरे तरीके सोचे, तो ये वाला फेज था। बट ये वाला फेज वाकई में बहुत डिफिकल्ट होता है श्रीधर, आप कितना हाँ भी आपको कोई काउंसिल करे, कोई समझाए, ऐसे सारे बच्चे या ऐसे सारे लोग, मैं ये कहती हूँ आपको सिर्फ खुद समझा सकते हो आप, कि जहां आपने सोच लिया कि मैं अपने आप को खत्म कर लूं, हाँ तो फिर आप मतलब हार ही गए ना। आप जिस चीज से सोच रहे थे कि मैं फेलियर हूं, मैं कुछ नहीं कर पाया, मैं कहीं कहीं एग्जिस्ट नहीं करता, मेरा ब्रेकअप हो गया, XYZ थाउजेंड रीजन, आप वो फेलियर तो सबसे बड़े तब बनोगे जब आप वाकई में हार के सुसाइड कर लोगे, और सब अपने एग्जैक्टली पीछे जितने लोग हैं उन्हें रोता तड़पता और आपके ऊपर अब लाखों क्वेश्चन मार्क लगाते रह जाएंगे लोग। उस टाइम से अगर आप आगे आ गए ना ये सोच के कि जीरो तो हो गया हूं, पर पहले भी तो जीरो से ही शुरू किया था, पहले भी तो था बिल्कुल क्या तुम्हारे पास, कितने नेगेटिव से आप इस लेवल पे आए, और आज अगर आप फिर से कोशिश कर लेते हो तो क्या जा रहा है। और मैं कह रही बिल्कुल। हूँ एक टाइम ऐसा होता है ना लाइफ में जब आपके पास कुछ नहीं होता करने के लिए, जैसे मेरा अभी लास्ट वीक बहुत एक्टिव गया है, मतलब सुबह से लेके रात तक मैं पागल, मुझे पढ़ के होश भी नहीं, उसमें मैंने जुम्बा और फिटनेस क्लासेस ज्वाइन कर ली, तो बॉडी भी ऐसे बिल्कुल परस्त हो जाती थी शाम तक। तो मुझे ये लगा कि आज का जो संडे है ना मैं कुछ नहीं करूंगी, इसलिए मुझे याद भी नहीं रहा कि आज आपके साथ मेरा इंटरव्यू था, मैं सिर्फ आज अपना टाइम खराब करूंगी, राइट, लेटूंगी, टीवी देखूंगी, बेटा है मेरे साथ मेरा, उसके साथ मस्ती करूंगी, पर मैं आज कोई काम नहीं करूंगी। ऐसा टाइम भी तो होता है। तो आप अपने आप को काउंसिल करिए कि कुछ भी नहीं है, यानी अभी है वो टाइम जब आप खुद के लिए जी सकते हो। हाँ हाँ आप हाँ इतने नेगेटिव हो गए हो कि आप मरने के बारे में सोच रहे हो, तो वो तो सॉल्यूशन है ही नहीं, वहां तो सब खत्म हो जाएगा। आप इस टाइम बिल्कुल। पे वो करिए अब जो आपको मन कर रहा है। ओके अब आप हो ओके। गए ना बर्बाद, मैंने कहा कि सब हो गया तो अब शादी कर लेते हैं, क्योंकि शादी ये मान के चलते हैं कि भाई शादी सबसे बड़ी बर्बादी है, तो अब जब सभी हो गया तो अब शादी कर दो, अब ये वाली बर्बादी और झेलते हैं, ऐसे वाला वो भी तो एक पॉइंट ही था ना, आपने वो करने की सोचे कि जब सब बर्बाद हो रहे हैं तो आप वो काम करिए जो काम आपको खुशी देते हैं। आपको मूवीज देखना का शौक है, आपको लाइफ को एक्सपोज करने का शौक है, आपको घूमने फिरने का शौक है, अब वो सब काम करिए, पर मरिए मत, क्योंकि वो वहां तो सब खत्म हो जाता है। सुसाइड करना बिल्कुल इज नॉट द जी। ऑप्शन, किसी भी केस में वो ऑप्शन नहीं होना बिल्कुल। चाहिए। पूनम मैम बट मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपको इसमें से ये जो आपका इमोशन था, इसमें से आपको निकलने में कितना टाइम लगा और आपने उस इमोशन से निकलने के लिए एक्चुअली किया क्या? मैंने कुछ नहीं किया, मतलब मेरी फैमिली ऐसी नहीं थी जो मेरे को इमोशनल किसी से काउंसलिंग करवा रही है कि हाँ भैया तुम मतलब, मैंने हम्म। अपने फ्रेंड से, बहुत बड़ा फ्रेंड जोन है मेरा, मैंने सबसे बिल्कुल हम्म मतलब खत्म कर दिया, ये कह दिया कि मैं यहाँ नहीं रहती, कोई आए आप नहीं बोलोगे कि, इवन मैं चली भी गई थी कुछ टाइम के लिए, मैं अपने भैया के पास दिल्ली चली गई थी, क्योंकि मेरे फ्रेंड्स मुझसे मिलने आते थे कि क्या है कैसे हम समझाएंगे, मैं क्यों समझू किसी से, मतलब मेरे में क्या बुद्धि नहीं है जो मुझे ये लोग समझाएंगे, अब ऐसे वाला ना कि मुझे किसी से नहीं हम्म समझना है, कुछ भी नहीं समझना है मुझे, मुझे किसी से बात ही नहीं करनी है, मतलब आई एम द लूजर और मुझे किसी से बात नहीं करनी। तो ये हम्म वाला टाइम जो था मैंने किसी की हेल्प नहीं ली, मैं सच में बता रही हूँ, मैंने ऐसे किसी की, मैंने सिर्फ खुद की हेल्प ली, क्योंकि मैं खुद से शुरू से बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, और मुझे हमेशा हम्म ये समझ में आया कि अगर मैं रो रही हूँ तो उसके बाद मेरे सर में दर्द हो रहा है, मेरी आंखों में दर्द हो रहा है, यानी किसका नुकसान, मेरा नुकसान।
अगर मैं गुस्सा कर रही हूँ, मैं चीख रही हूँ, तो उससे भी मेरी ही बॉडी को नुकसान हो रहा है। किसका नुकसान? मेरा नुकसान। तो मुझे किसी भी बिल्कुल। कीमत पे मेरा नुकसान नहीं होने देना है। मैंने बुक्स पढ़ना शुरू किया, और बुक्स ऐसे किसी हम्म फिलोसोफर्स की नहीं, ऐसे ही कुछ भी छोटे छोटे बच्चों की कहानी की किताबें पढ़ रही हूँ, और एसएसटी की, मतलब जो जैसे भैया के बच्चे थे उनकी बुक्स को पढ़ना, पढ़ाने के नए नए तरीके कि उन्हीं बच्चों को मैं कैसे, मैं इस चीज में ज्यादा इन्वॉल्व हो गई। चीजों को एक्सपोज बिल्कुल। करना, जानना शुरू करा मैंने। मतलब हाँ ऐसे ही हाँ हाँ लेट के हाँ अपनी रिसर्च उस पर करना, शेर व शायरी लिखना, ये सब मैंने शुरू हाँ किया। और हाँ। इस चीज ने मेरे को खुद को मोटिवेट करना शुरू कर दिया कि अच्छा। मतलब मरना नहीं है, अब मस्त रह के हाँ जीना हाँ। है। इतनी मेहनत के बाद भी जब नहीं मिला तुझे कुछ, तो अब मेहनत नहीं करनी है, अब ऐसे मस्त रहना है एकदम। जी जी जी। बिल्कुल, कुछ फेज के लिए आपको वैसा रहना भी पड़ता है। देखिए दोस्तों, मैं आपसे यही कहना चाहूंगा, जैसे कि मैम ने बताया, कि अपने आप से प्यार करिए, कुछ देर के लिए सेल्फिश हो जाइए। ओके, अपने आप को बहुत ज्यादा वैल्यू दीजिए, और अपना जो दिमाग है ना, जो उस थॉट प्रोसेस में चलता रहता है, बहुत ही बढ़िया तरीके से जो है पूनम मैम ने बताया कि अपने ध्यान को बांट लीजिए, अलग अलग काम करते जाइए जो आपको पसंद है, जिसमें लाइक आपको लग रहा था पहले कि टाइम वेस्ट होगा, बट स्टिल अभी वो कीजिए क्योंकि वो आपको अच्छा लग रहा है। सो आपका थॉट प्रोसेस जो है ना, वो अलग दिशाओं में भागेगा, उस एक दिशा में नहीं भागेगा, और इससे डेफिनेटली जो है आपको मदद मिलेगी, और उस रास्ते पे नहीं जाओगे जिसकी अभी हमने पूरा डिस्कशन किया। तो फिलहाल तो मैं पूनम मैम आपको सबसे बड़ा थैंक यू कहना चाहूंगा कि आपने इतनी सारी चीजें जो है यहाँ पे इस पॉडकास्ट के जरिए शेयर की। आपने अपने बिजी शेड्यूल में से टाइम निकाला और यहाँ पे आप इस पॉडकास्ट में आए, और इतनी सारे बातें जो शेयर की हैं उसमें से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है आज। आज सच में मेरा दिन बन गया है। और व्यूअर्स, आई थिंक जब आप इस पॉडकास्ट को देखोगे तो आपके लाइफ में भी एक पॉजिटिव इंपैक्ट 101% आएगा, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। पॉडकास्ट को खत्म करने से पहले मैं फिर से एक बार आपको पूनम मैम थैंक यू कहना चाहूंगा फॉर गिविंग योर टाइम एंड बीइंग ऑन दिस पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच श्रीधर। मेरे लिए भी मतलब मैं कहूंगी बहुत वैल्यू और वर्थ इट रहा है ये पॉडकास्ट, क्योंकि मैंने आज बताया था मेरा संडे क्या प्लान किया था, बट और ऐसी मैंने बहुत सारी चीजें आज आपके साथ शेयर करी है जो अब से पहले ना मैंने अपनी किसी वीडियो में शेयर करी है, ना मैंने किसी और प्लेटफॉर्म पे शेयर करी है। और पता नहीं कैसे कर दी, क्यों कर दी। पहले मुझे लगता था ये सब चीजें मुझे नहीं बतानी है, मतलब ये ऐसे नहीं रखते हैं, ओपन नहीं करते हैं इन चीजों को। नॉर्मल चीजें बताई हमेशा मैंने यूट्यूब शुरू करने की। बट अभी 3-4 दिन पहले ही मतलब मैं ऐसे सोच रही थी ये चीज कि क्यों छुपाना। एक्चुअल में मैं आधी चीजें बताती हूँ जब भी किसी को बताती हूँ। कई बार आप जैसे बोल रहे हो कि काउंसलिंग के लिए मेरे पास कॉल्स वगैरह भी आते हैं, जैसे कुछ सेशंस होते हैं, तो उसमें होता है कि मैम हमारा ब्रेकअप हो गया, ठीक है, अब नहीं जीना, उसके बिना तो हम नहीं जी सकते थे, अब हम मर जाएंगे। तो फिर मुझे क्यों फोन कर रहा है भाई? तो मर ही जाए, इससे बढ़िया। कितना टाइम वेस्ट कर रहा है बताओ। ऐसे काउंसलर हूं मैं कि अच्छा। आप मुझे फोन कर रहे हो, आपको प्रॉब्लम है, ये सोच के आप मुझे फोन कर रहे हो। आप कह रहे हो कि मैं उसके बिना जी नहीं सकता, मर जाऊंगा, तो फिर फोन करके टाइम क्यों वेस्ट कर रहा है? जा और मर जा। फिर हंसने लगा बंदा, कहता मैम आप ऐसे बात कर रही है, बताइए ऐसे कौन करता है? अरे तूने क्या सुनने के लिए फोन किया मुझे कि मैं तुझे बोलूं? अरे वो चली गई, दूसरा फेयर कर ले, कोई और गर्लफ्रेंड बना ले, ये ऑप्शन हो सकता है। मैं बहुत लॉयल था। अरे लॉयल की जब वो है ही नहीं तो लॉयल तो ले गई ना, वो तेरा लॉयल तो अपने साथ ले गई। तो ऐसे करके 45-50 मिनट्स बाद वो बंदा इतना कूल हो गया, इतना कूल हो गया कि नहीं मैम मुझे नहीं मरना, मतलब मुझे तो बिल्कुल भी नहीं मरना, एग्जैक्टली नहीं मरना आपको, है ना। तो मेरे लिए भी ये बहुत वैल्यूएबल रहा है, क्योंकि मैंने अभी तक कुछ चीजें मैं नहीं शेयर कर रही थी, मुझे लगता था लोग इससे मुझे जज करेंगे, बट एक्चुअल हम्म। पूनम वैसी ही है। तो लेट देम बिल्कुल। बी, जज करने दीजिए। और आपका ये पॉडकास्ट वाकई में मेरे अंदर की वो वाली झिझक की नहीं करती ये वाली चीजें शेयर, वो आज पहली बार ओपन हो गई है। तो आने वाले प्लेटफॉर्म पे और आने वाले क्वेश्चन पे जहां पे मैं स्टिक कर देती थी अपने आप को कि ये नहीं बताना, मतलब मैं बेबाक हो गई हूँ और ज्यादा आज के इस पॉडकास्ट की वजह से। सो थैंक यू सो मच फॉर दैट। थैंक यू मैम, वंस अगेन थैंक यू।